जेकब पब से बाहर निकला, उसके चेहरे पर सन्नाटा था, बिल्कुल पत्थर जैसा। लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यार मैंने अभी अभी पहली बार किसी इंसान की जान ली है और मुझे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। क्या ये उस अजीब सी किताब का असर है, या फिर ये वो असली दरिंदा है जो मेरे अंदर हमेशा से छुपा था और अब आज़ाद हो गया है। खैर, थोड़ा सोचने के बाद जेकब ने फैसला किया और वो बुक स्टोर यानी किताबों की दुकान की तरफ बढ़ गया। उसने तय कर लिया था वो बिना वजह किसी से पंगे नहीं लेगा और ना ही किसी को मारेगा, जब तक कि सामने वाला उस पर हमला करने या मारने की कोशिश न करे। वैसे भी ये शहर पूरी तरह से जंगली था, यहाँ कोई कानून नहीं चलता। इसीलिए तो जेकब ने मिलर को सीधा खत्म कर दिया, क्योंकि वो मोटा मिलर शुरू से ही जेकब के सामान पर गंदी नजर गड़ाए बैठा था। जेकब ने पहले उससे बात करके टटोला था कि कहीं उसका कोई बड़ा सहारा तो नहीं। जब देखा कि मिलर को यहाँ के तौर तरीकों का कुछ पता ही नहीं है, तो उसने समझ लिया कि ये बकरा हलाल होने के लिए ही है। जेकब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसीलिए मिलर को लगा कि वो जेकब को आसानी से मार सकता है। लेकिन उस बेवकूफ़ को क्या पता था कि जेकब का डेंजर सेंस यानी कि खतरे को भांपने की शक्ति कमाल की है। जेकब की पीठ भले ही किसी की तरफ हो, लेकिन उसके कान रडार की तरह काम करते हैं। वो दिल की धड़कन तक सुन सकता है। बस यही गलती मिलर को ले डूबी। और हाँ, इससे बाकी लोगों को भी कड़ा संदेश मिल गया जो जेकब को एक आसान शिकार समझ रहे थे। वही कहावत है ना, बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना जरूरी है। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे कमजोर समझने की। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी खस्ता हाल दुकान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से इसकी साफ सफाई नहीं हुई हो। दरवाज़ा खोलते ही घंटी बजी, लेकिन अंदर कुर्सी पर सो रही बूढ़ी अम्मा की नींद नहीं टूटी। वो मज़े से सो रही थी। जेकब के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने अम्मा को जगाना सही नहीं समझा और चुपचाप अलमारी में रखी पुरानी किताबों को टटोलने लगा। तभी उसकी नज़र एक पतली सी किताब पर पड़ी, अनकॉमन स्पीशीज रीजन हिस्ट्री। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका चेहरा गंभीर होता गया। उसे पता चला कि इस इलाके में सिर्फ इंसान ही राज नहीं करते, यहाँ दो और भी समझदार प्रजातियां हैं जिनके अपने अपने साम्राज्य हैं। और सबसे दुख की बात, इंसानों का ह्यूमन किंगडम सबसे आखिर में बना था और वो इन तीनों में सबसे कमजोर हैं। 500 साल पहले फिलिप ग्रोवर नाम के एक महत्वाकांक्षी इंसान ने कबीलों में बटे हुए इंसानों को इकट्ठा किया था, वरना तो उससे पहले तो दूसरी प्रजातियां इंसानों का शिकार जानवरों की तरह करती थीं। बाकी दो साम्राज्य थे, ऑरियट किंगडम जहां ग्रीन गॉब्लिन्स का राज था, और अर्थन किंगडम जहां हॉब ट्रोल्स रहते थे। इन दोनों की आपस में तो खूब पटती थी, लेकिन इंसानों से बिल्कुल नहीं। भाई, कोई अपने खाने को अपनी बराबरी का दर्जा कैसे दे सकता है। ऊपर से गॉब्लिन्स टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, सारी बंदूकें और हथियार उन्हीं की देन थी, और ट्रोल्स कारीगरी में माहिर थे। इंसानों ने तरक्की करने के लिए इनसे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि हिलाना मुश्किल था। और अब सुनिए सबसे शर्मनाक बात, इन दोनों ताकतवर साम्राज्यों से बचने के लिए, और वो दोनों मिलकर हमला ना कर दें, इसलिए इंसानों का राजा उन्हें हर साल ट्रिब्यूट यानी हफ्ता वसूली देता है। ये पढ़कर जेकब का खून खौल उठा। उसका चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। इंसान दूसरों को हफ्ता दे रहे हैं, कुत्तों की तरह जी रहे हैं, और वो भी उन गॉब्लिन्स को। जेकब को तो वैसे भी गॉब्लिन से पुरानी नफरत थी। उसे समझ आ गया कि ये सब फिलिप की मौत के बाद हुआ है। जब तक वो जिंदा था, इंसानों ने कभी सर नहीं झुकाया। जेकब ने गुस्से में सोचा, जरूर किसी डरपोक और रीढ़ विहीन आदमी ने गद्दी संभाली होगी, तभी तो अब हमें उन राक्षसों को पैसे देने पड़ रहे हैं ताकि वो हमला ना करें। छी, कितनी शर्म की बात है। जेकब उस दुनिया से आया था जहां इंसान सबसे ऊपर थे, कोई उन्हें झुका नहीं सकता था। लेकिन यहाँ उसे लगा यहाँ के लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आखिरकार उसने वो किताब वापस रख दी। वो यहाँ कोई मसीहा बनने या दुनिया को आज़ाद कराने नहीं आया था। उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में ये सब बहुत देख लिया था। उसका मकसद सिर्फ एक था, अमर होना, इमॉर्टैलिटी। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद उसने कुछ और किताबें देखीं। उसे यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा के बारे में पता चला। सबसे छोटी ब्रॉन्ज कॉइन, फिर सिल्वर कॉइन जो 100 ब्रॉन्ज के बराबर था, और फिर गोल्ड कॉइन। और मज़े की बात सुनिए, ये सारा पैसा ज़ोडिएक टोरस बैंक संभालता था। ये बैंक भी अपोथिकरी गिल्ड की तरह हर जगह फैला हुआ था, और इसका कोई अता पता नहीं था कि ये शुरू कहाँ से हुआ। एक और दादागिरी, पैसे पर इनका एकाधिकार यानी मोनोपोली थी। और तो और इस बैंक में सिर्फ रईस और नोबल्स ही खाता खोल सकते थे, आम आदमी को तो ये घुसने भी न दे। जेकब को अपोथिकरी गिल्ड के बारे में भी पता चला कि बिना उनके लाइसेंस के कोई भी दवा नहीं बेच सकता,
वरना सीधे जेल। जेकब को शिद्दत से महसूस हुआ कि ये दुनिया बराबरी पर नहीं है, बल्कि ताकतवर लोगों की मुट्ठी में है। उसकी नज़र टॉरस शब्द पर अटकी और उसे अपने पुराने 12 राशि चक्र याद आ गए। लेकिन अफसोस, यहाँ महाद्वीपों या ज़ोडियाक प्लेन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पूरी दोपहर जेकब उस दुकान में बिता चुका था और वो बूढ़ी अम्मा अभी भी मज़े से सो रही थी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने काउंटर पर एक सिल्वर कॉइन रखा और दुकान से बाहर निकल गया। अब उसका अगला ठिकाना था एक लोहार की दुकान, स्मिद्री। जेकब को ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। थोड़ी ही दूर चलने पर वो एक छोटी सी दुकान के सामने आ खड़ा हुआ, जिसके ऊपर एक चिमनी यानी फेमरेल लगी थी, जो इस शहर में दिखना काफी अजीब बात थी। लकड़ी के दरवाजे पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, आइजैक स्मिथरी। जेकब ने जैसे ही दुकान में कदम रखा, उसे भयंकर गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन जेकब, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी नज़र सीधे हथियारों के डिस्प्ले पर गई, जहां तरह तरह के धारदार हथियार सजे हुए थे। तभी एक भारी और विनम्र आवाज़ गूंजी, मेरी इस छोटी सी दुकान में आपका स्वागत है प्यारे ग्राहक। जेकब ने मुड़कर देखा, सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी। ये आइजैक था, यहाँ का लोहार यानी ब्लैकस्मिथ और इस दुकान का मालिक। जेकब ने सर हिलाकर अभिवादन किया और बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आया। मुझे कुछ बनवाना है, क्या तुम ये काम कर पाओगे? आइजैक ने बड़े आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, जब तक आपके पास डिज़ाइन है मैं कुछ भी बना सकता हूँ। जेकब के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अच्छा, लाओ मुझे कुछ ड्रॉ करने के लिए दो। आइजैक जेकब की बात सुनकर थोड़ा चौंका। उसने जेकब को गौर से देखा और पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तुम्हें लगता है मेरे पास मजाक करने का टाइम है? जेकब ने तंज कसा। आइजैक एक ईमानदार आदमी था, उसे लगा शायद बंदा सीरियस है। उसने जेकब को एक नोटपैड और पेंसिल पकड़ा दी। जेकब ने बिना देरी किए डिस्टिलेशन इक्विपमेंट का चित्र बनाना शुरू कर दिया। अब चूंकि उसे बना बनाया सामान नहीं मिल रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना इसे बनवा ही लिया जाए। और वैसे भी इसे बनाना कोई रॉकेट साइज तो नहीं था। जब आइजैक ने जेकब की ड्राइंग देखी तो वो हैरान रह गया। इतनी साफ और सटीक ड्राइंग। वो मन ही मन जेकब की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये लो, जेकब ने डिज़ाइन आइजैक को थमाया। बताओ इसे बनाने में कितना वक्त लगेगा? आइजैक ने डिज़ाइन को बड़े गौर से देखा और गंभीरता से बोला, 3 दिन। जेकब ने हामी भरी। पेमेंट अभी चाहिए या सामान मिलने पर? आधा अभी और आधा डिलीवरी के टाइम। आइजैक ने साफ साफ कहा, 5 सिल्वर अभी और 5 बाद में। ये लो। जेकब ने पैसे दे दिए। जब तक पैसा उसके काम आ रहा था, उसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैं और भी ऑर्डर दे सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। बाहर निकलते ही उसका दिमाग फिर दौड़ने लगा। हथियार तो मैं इससे कहीं बेहतर खुद बना सकता हूँ, लेकिन गोलियों के लिए मुझे बारूद चाहिए, और बारूद सिर्फ मर्सनरी एजेंसी में मिलता है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक पहचान बनानी होगी। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मैं इस ह्यूमन किंगडम का नागरिक हूँ भी या नहीं। ये बड़ी मुसीबत है। मुझे अभी तक नहीं पता कि ये शरीर आखिर था किसका, और इस बेचारे को उस हरामखोर के पास गुलाम बनाकर क्यों बेचा गया था। मुझे इसकी पिछली ज़िंदगी की यादें तो नहीं मिली, लेकिन मुझे इस दुनिया की भाषा पढ़नी और समझनी आती है। इसका मतलब साफ है, ये लड़का कोई ऐरा गैरा नहीं था। पक्का इसके खिलाफ कोई गहरी साजिश हुई थी। जेकब ने सोचा कि ह्यूमन किंगडम में तो गुलामी है ही नहीं, क्योंकि उन्हें दूसरी प्रजातियों को गुलाम बनाने का हक नहीं है। तो शायद इसे स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़कर ज़बरदस्ती गुलाम बनाया होगा। इसका मतलब ये शरीर पकड़ा गया और फिर किसी तरह इस रेयर रीजन में लाया गया। डेकर उस वक्त भाग रहा था, तो वो अपना चेहरा दिखाने की गलती नहीं करेगा। आखिर वो था कौन? जेकब इस शरीर की असली पहचान जानने के लिए उत्सुक था। इसलिए नहीं कि उसे बदला लेना था या उसे इस लड़के की फिक्र थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुसीबत से बचना चाहता था। ये तो साफ था कि कोई इस शरीर के मालिक को जान से मारना चाहता था, और वो भी तड़पा तड़पा कर। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस लड़के के मरने के बाद जेकब उसमें पुनर्जन्म ले लेगा। खैर, जेकब बहुत सावधान था। उसने फैसला किया कि फिलहाल वो इसी रेन टाउन यानी रेन शहर में ही रहेगा। यहाँ से पहाड़ी इलाका पास था, जहाँ वो आसानी से शिकार करके हर्ट एसेंस सोख सकता था। जब ज़रूरत होगी तो बड़े शहरों में चला जाएगा, लेकिन अभी उसे इस दुनिया को और समझना था। मुझे स्टार मर्सनरी एजेंसी में रजिस्टर करना चाहिए। ये भी उसी ज़ोडियक टॉरस बैंक का हिस्सा है। यही वो इकलौती जगह है जहाँ जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं, और यही मुझे हथियार और मेरा ज़रूरी सामान मिलेगा। किताब के हिसाब से कोई भी वहाँ रजिस्टर कर सकता है, अगर उसमें हुनर हो। मन पक्का करने के बाद जेकब रहने की जगह ढूंढने लगा। और लीजिए, सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन में उसे 7 महीने के लिए एक पुराना घर किराए पर मिल गया। वहाँ वो आराम से अपना काम कर सकता था। सबसे ज़रूरी बात, ये घर शहर के बिल्कुल किनारे पर था, जहाँ वो पिगरेट को छुपा करके रख सकता था।
उसने पिगहेड को छोड़ने का सोचा भी नहीं था जब तक कि वो खुद न मर जाए। अनकॉमन रीजन और इंसानों की हालत जानने के बाद पिगहेड उसके लिए और भी ज़रूरी हो गया था। अगर उसे अपोथिकेरी गिल्ड से वो लिक्विड मिल गए तो पिगहेड के बचने की उम्मीद अभी भी थी। रात हुई और जेकब ने अंधेरे का फ़ायदा उठाया। यहाँ की सिक्योरिटी एकदम रद्दी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर उसने पिगहेड को उस पुराने घर के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब जाकर उसे चैन की सांस आई। दृश्य बदलता है। जहां एक तरफ जेकब रेन टाउन में अपने पैर जमा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेन टाउन के लॉर्ड यानी मालिक की हवेली में हड़कंप मचा हुआ था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो देखने में रईस लग रहा था, इस वक्त उसका चेहरा डर के मारे बिगड़ा हुआ था। वो सिटी गार्ड को घूर रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि लॉर्ड गस और उनका ग्रुप अभी तक वापस नहीं आया? उसने कांपती हुई लेकिन सख्त आवाज में पूछा। गार्ड ने सर झुकाकर कहा, जी मालिक, जैसा आपने कहा था मैं नजर रख रहा था। वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? अगर वो गायब हो गए या लॉर्ड गस और उनकी बहन को खरोच भी आई तो हमारे पूरे शहर को सजाए मौत दे दी जाएगी। समझ रहे हो तुम? गार्ड की हिम्मत नहीं हुई कि वो सर उठा सके। उसे पता था कि अगर एक बैरन घराने के बच्चे रेन टाउन से गायब हो गए तो क्या कहर बरपेगा। तभी दरवाजे पर एक और गार्ड आया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने अटकते हुए कहा, मिस जेनिफर वापस आ गई हैं। वो बुरी तरह घायल हैं लेकिन टाउन लॉर्ड की धड़कनें रुक गईं। लेकिन वो अकेली हैं। अगली सुबह जेकब को नींद क्या आई? मजा आ गया। न छत से पानी टपकने का डर, न जंगली जानवरों का खौफ। एक असली कमरे में सोने का सुकून ही कुछ और था। जेकब पूरी तरह तरोताज़ा यानी कि रिफ्रेश्ड महसूस कर रहा था। उसने वही आम कपड़े पहने जो उसने उस दिन रेन टाउन से खरीदे थे ताकि वो यहाँ के लोगों में घुल मिल सके। खुद को तैयार करते हुए उसने सोचा, आज सबसे पहले मुझे स्टार मर्सिनरी की पहचान हासिल करनी है। वो जगह टाउन लॉर्ड की हवेली के पास ही होनी चाहिए। दरवाजे पर ताला जड़कर जेकब रेन टाउन के सबसे वीआईपी और चहल पहल वाले इलाके की तरफ चल पड़ा। स्टार मर्सिनरी एजेंसी, इसे भी उसी जोडियाक टॉरस बैंक ने खड़ा किया था। जैसे बैंक की जड़ें हर जगह फैली थीं, वैसे ही ये एजेंसी भी। इनका फंडा सिंपल था, मिशन पूरा करो, कमीशन कमाओ। आपकी मर्सिनरी रैंक जितनी अच्छी होगी, आप उतना बड़ा मिशन ले सकते हैं और उतना ही मोटा इनाम कमा सकते हैं। और सिर्फ मिशन ही नहीं, ये एजेंसी जानवरों और बीस्ट्स का भी धंधा करती थी। इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए तो आम लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते थे। लेकिन भाई, ये काम आसान नहीं था। मर्सिनरी की ज़िंदगी में मौत का साया हमेशा साथ चलता है और बहुत कम लोग ही इसमें ज़िंदा बचते हैं। रेन टाउन का प्लाजा खचाखच भरा हुआ था। वजह लॉर्ड की हवेली नहीं, बल्कि ये एजेंसी थी जो हवेली से भी ज़्यादा आलीशान और भव्य दिख रही थी। कई मर्सिनरी आ जा रहे थे, किसी के हाथ में खून से टपकते ठहरे थे तो कोई नया मिशन लेने जा रहा था। तभी वहां चांदी जैसे बालों वाला एक आदमी आया, जेकब। कुछ लोगों ने उसे देखा लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ का नियम साफ था, अपने काम से काम रखो। एजेंसी के अंदर लड़ाई झगड़ा करने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अगर गलती से किसी पहुंच वाले से पंगा ले लिया तो अगले मिशन पर आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। रेन टाउन जैसे खतरनाक इलाके में लोग वैसे भी गायब होते रहते थे, इसीलिए बिना जाने किसी को छेड़ना मौत को दावत देने जैसा था। जेकब ने उस आलीशान इमारत में कदम रखा। एक विशाल हॉल जहां टेबल कुर्सियां लगी थीं और कई मर्सिनरी ग्रुप्स अपने मिशन डिस्कस कर रहे थे। जेकब के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब लग रहा है ना कि मैं किसी फैंटेसी दुनिया में हूँ। उसकी नज़र एक बड़े से ब्लैक बोर्ड पर गई जहां कई पोस्टर लगे थे और वहां भीड़ जमा थी। फिर उसने देखा कि पश्चिम की तरफ एक बड़ा सा काउंटर है जहां 5 खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट्स लंबी कतारों को संभाल रही थीं। उसने बोर्ड पढ़े, मिशन इन्फो, रिवॉर्ड्स, मटेरियल सेल्स और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वाली लाइन सबसे छोटी थी तो जेकब वहीं जा खड़ा हो गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि आगे वाला बंदा सवालों के जवाब दे रहा था जिसे रिसेप्शनिस्ट नोट कर रही थी। फिर उसे सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर भेज दिया गया। 15 मिनट के इंतजार के बाद आखिरकार जेकब का नंबर आया। सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट गजब की खूबसूरत थी। गोरा रंग, काले लंबे बाल और तीखी आंखें। उसका जादू ऐसा था कि कोई भी मर्द पिघल जाए। पूरा नाम? उसने जेकब की तरफ देखे बिना रूखेपन से पूछा। उसकी नज़र सिर्फ फॉर्म पर थी। उसके लिए ये रोज़ का काम था और इस छोटे से गांव जैसे शहर में उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। जेकब ने भी उसी सपाट यानी कि इम्पैसिव अंदाज में जवाब दिया, जेकब स्टीव। नाम छुपाने का कोई तुक नहीं था। वो कोई वांटेड मुजरिम या भगोड़ा थोड़ी था। उसने नाम लिखा और फिर पूछा, उम्र? मर्द 24 साल। नागरिकता? ग्लोरिया कंट्री, रेन टाउन। अपनी पहचान का सबूत दिखाइए।
जेकब ने देखा था कि उससे पहले वाले ने एक कार्ड दिखाया था, वैसा ही जैसा उसे डेकर के सामान में मिला था। उसने ठंडे दिमाग से कहा, वो खो गया है। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने सर उठाया। जैसे ही उसने जेकब को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना हैंडसम आदमी और इस शहर में? उसकी आवाज़ में थोड़ी नरमी आ गई। सर, अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस का 10 गुना चुकाना होगा। जेकब की आंखों में एक चमक आई। एक गोल्ड कॉइन? जी हाँ, आम फीस 10 सिल्वर है, लेकिन बिना सबूत के पेनल्टी के साथ 1 गोल्ड लगेगा। तभी जेकब की पीछे खड़े खट्टे बट्टे आदमी ने खींचते हुए तंज कसा। अरे भाई, अगर पैसे नहीं है तो रास्ता छोड़ो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जेकब ने पलटकर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उसने चुपचाप जेब से एक गोल्ड कॉइन निकाला और काउंटर पर रख दिया। तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। डेकर के 20 सिक्कों में से अब 19 बचे थे। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और सिक्का ले लिया। जेकब के पीछे खड़ा वो हट्टा बट्टा आदमी अब शर्मिंदा था और थोड़ा डरा हुआ भी कि कहीं जेकब बदला न ले ले। रेन टाउन में जो बंदा गोल्ड कॉइन फेंक के मारे, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जेकब को उसका फॉर्म थमाते हुए रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, प्लीज़ दूसरी मंजिल पर जाइए, वहाँ एक एग्जामिनर आपकी ताकत का टेस्ट लेगा और आपको रैंक देगा। शुक्रिया। जेकब ने फॉर्म लिया और बिना पीछे मुड़े ऊपर चला गया। उसे दूसरों से क्या मतलब? अब उस बदतमीज़ आदमी की बारी थी। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा फिर से पत्थर जैसा हो गया। उसने कड़ाई से कहा, पहले 50 सिल्वर कॉइन निकालो। उस हट्टे कट्टे आदमी का चेहरा लटक गया। उसे समझ आ गया कि अपनी बदजुबानी की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, वरना स्टाफ से पंगा लिया तो मर्सिनरी लाइसेंस भूल जाओ। दूसरी मंजिल का आकार भी पहली मंजिल जैसा ही था, लेकिन यहाँ ना तो कोई डेस्क थी और ना ही कुर्सियाँ। यहाँ तो जिम का सामान यानी ट्रेनिंग इक्विपमेंट, एक फाइटिंग रिंग और बीचों बीच एक अजीब सा काला खंबा खड़ा था, जिसके ऊपर एक डार्क स्क्रीन लगी थी। जेकब ने देखा कि उससे पहले आए सभी लोग उस काले खंबे के पास जमा है और वहाँ एक लंबा चौड़ा मस्कुलर आदमी खड़ा था, एग्जामिनर। जब जेकब वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि वो एग्जामिनर एक सांवले रंग का आदमी का टेस्ट ले रहा था। उसने ठंडे लहजे में कहा, अपनी पूरी ताकत से पंच मारो। अगर 100 किलो से कम फोर्स हुई तो तुम फेल। तुम्हें सिर्फ 2 मौके मिलेंगे और याद रखना, फेल हुए तो पैसे वापस नहीं होंगे। सांवले आदमी ने सर हिलाया। उसे स्टार मर्सिनरी एजेंसी के नियम पहले से पता थे। सब लोग बड़े चाव से देख रहे थे। कुछ पुराने मर्सिनरी भी वहाँ मौजूद थे, जो नए और होनहार लोगों को अपनी टीम में शामिल करने की ताक में थे। यही तो तरीका था नए टैलेंट को स्काउट करने का। उस आदमी ने पूरी जान लगाकर घूंसा मारा। उसका जोरदार मुक्का उस काले खंबे पर पड़ा। सबने ऊपर लगी स्क्रीन की तरफ देखा, जहां नंबर आया 98। आखिरी मौका, एग्जामिनर ने बिना किसी भाव के कहा। उस बेचारे का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसे अपने आसपास लोगों की हंसी और मजाक का एहसास हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और इस बार अपनी बची खुची सारी जान लगाकर दोबारा पंच मारा। स्क्रीन पर नया नंबर आया, 95। अगला। एग्जामिनर ने उस सांवले आदमी की तरफ देखा तक नहीं, जो बेचारा अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ गई हो। अगला बंदा आया। वो भी डरा सहमा सा था। आखिरकार वो भी सिर्फ 84 और 87 का ही स्कोर बना पाया, मतलब वो भी फेल। जेकब को दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता रहा। तभी भीड़ में हलचल हुई। एक लंबी लड़की आगे बढ़ी। 5 फुट 11 इंच हाइट, अंडाकार चेहरा, पतली कमर और कसे हुए कपड़े। उसकी लंबी टांगे और फिगर देखकर एग्जामिनर की आंखें चमक उठी। उसने एक गंदी और लंपट मुस्कान के साथ कहा, अरे स्वीटहार्ट, कहीं अपना नाजुक हाथ ना तोड़वा लेना। अगर फेल हो जाओ तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सपोर्ट कर लूंगा। हाँ, कमीने। उस लड़की ने हिकारत से उसे झड़का। एग्जामिनर को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, रोजालिया, हाँ सच में एक कांटेदार गुलाब है। रोजालिया ने सबकी बकवास को पूरी तरह नजरअंदाज किया और एक गुस्से भरी चीख के साथ अपना पंच दे मारा। धड़ाम। सबने स्क्रीन की तरफ देखा। किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो नंबर आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 132। क्या? एग्जामिनर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी और बाकी सबकी सोच एक पल में बदल गई। जो लोग उसे आसान और नाजुक शिकार समझ रहे थे, अब उनकी उसे कमजोर समझने की हिम्मत नहीं थी। इतनी ताकत सिर्फ शिकार खेलने से नहीं, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत से आती है। लेकिन रुकिए, शो अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसने अपनी लंबी टांग घुमाई और उस काले खंबे पर दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ। एक और नंबर आया, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। 201। एग्जामिनर आखिरकार जोश में बोला,
रोजालिया लायन, रैंक डी मर्सनरी, स्टार मर्सनरी एजेंसी में आपका स्वागत है। उसने उसे खूनी नजरों से घूरा और पूछा, मेरा लाइसेंस कहाँ मिलेगा? एग्जामिनर अब बिल्कुल भी नहीं घबराया, ना ही उसने कोई अजीब हरकत की। उसने मुस्कुराते हुए उसके फॉर्म पर लिखा और एक स्टार वाला ठप्पा लगा दिया। फॉर्म उसे थमाते हुए वो बोला, तीसरी मंजिल पर जाओ, ये फॉर्म देने के बाद तुम्हें अपना स्टार मर्सिनरी लाइसेंस मिल जाएगा। रोजालिया ने फॉर्म झपटा और किसी को दूसरी बार देखे बिना ऊपर चल दी। उसने उन मर्सिनरीज को भी इग्नोर कर दिया जो उसे अपनी टीम में बुलाने के लिए ललचा रहे थे। अगला। एग्जामिनर ने टेस्ट जारी रखा। रोजालिया के बाद कोई पास नहीं हुआ और फिर बारी आई जेकब की। एग्जामिनर ने उबाऊ अंदाज में वही नियम दोहराए और शुरू करने का इशारा किया। लो, एक और चॉकलेटी बॉय आ गया हीरो बनने, लेकिन बेचारे ने गलत जगह चुन ली। एग्जामिनर ने जेकब का होलिया देखकर मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। हालांकि जेकब लंबा और मस्कुलर था, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स की नज़र में उसमें कोई खास बात नहीं थी। जेकब ने अचानक एक सपाट चेहरे से पूछा, मैंने सुना है कि रैंक जितनी ऊंची होगी एजेंसी से उतने ज़्यादा फायदे यानी बेनिफिट्स मिलेंगे, सही है? एग्जामिनर ने बस इतना कहा, हाँ। जेकब ने सिर्फ सर हिलाया। उसने एक बॉक्सर का पैतरा बनाया और अपनी सिर्फ 50% ताकत के साथ एक हैमर स्ट्राइक जड़ दिया। एग्जामिनर को तुरंत समझ आ गया, ये नाइट बॉक्सिंग है जो अक्सर शूरवीर नाइट इस्तेमाल करते हैं। क्या ये किसी नाइट परिवार से है? उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बार उसे जेकब की ताकत देखने में गहरी दिलचस्पी थी। तभी स्क्रीन पर नंबर आया, 464। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। वो इस चांदी जैसे बालों वाले लड़के जेकब को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई राक्षस खड़ा हो। यहां तक कि एग्जामिनर का दिल भी जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये स्कोर तो लगभग उसकी खुद की ताकत के बराबर था। मुझे अपना दूसरा चांस इस्तेमाल नहीं करना, चलेगा ना? जेकब ने शांति से एग्जामिनर को देखा। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो बेवजह सबका ध्यान खींच लेता, जेकब ने मन ही मन सोचा। उसे अंदाजा हो गया था कि वो कितना ताकतवर है। एग्जामिनर ने गहरी सांस ली और गंभीरता से सर हिलाया। जेकब स्टीव, रैंक सी मर्सिनरी, स्टार मर्सिनरी एजेंसी में आपका स्वागत है। उसने जेकब का मूल्यांकन लिखा और फॉर्म उसे दिया, लेकिन देते वक्त उसने जेकब के कान में कुछ फुसफुसाया जो सिर्फ जेकब ने सुना। मैं इस ब्रांच का वाइस लीडर हूं, राल्फ। एक सलाह देता हूं, रेन टाउन की किसी भी मर्सिनरी टीम में शामिल मत होना। 8 दिन बाद आना, मैं तुम्हें एजेंसी लीडर से मिलवाऊंगा। जेकब ने बिना किसी भाव के फॉर्म ले लिया। राल्फ ने जेकब को एक मतलबी आंख मारी और टेस्ट जारी रखा। एजेंसी लीडर? अगर मेरे पास टाइम हुआ तो देखूंगा। जेकब ने मन ही मन तंज किया। उसने राल्फ की बातों को हवा में उड़ा दिया। उसे सिर्फ स्टार मर्सिनरी की पहचान और उनके सम्मान से मतलब था, किसी और चीज़ में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर किसी और के लिए काम करने में जहां मेहनत वो करे और मलाई कोई और खाए। अपनी पिछली जिंदगी में वो ये खेल कई बार खेल चुका था। तीसरी मंजिल पर भी नज़ारा कुछ वैसा ही था। एक काउंटर, कुछ मेज़ें और कुर्सियां। जेकब ने देखा कि एक कोने वाली केबल पर रोजालिया बैठी थी। इस पूरी मंजिल पर सिर्फ वही अकेली मौजूद थी, शायद अपने लाइसेंस का इंतजार कर रही थी। उसने जेकब को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिया। वो वैसे ही एटीट्यूड में बैठी रही। जेकब को भी उससे क्या लेना देना। वो अपने काम से काम रखता हुआ सीधे काउंटर की तरफ बढ़ा। वहां एक और खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट बैठी मज़े से किताब पढ़ रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया, मुस्कुराई और बोली, गुड डे सर, एंट्री टेस्ट पास करने के लिए बधाई। क्या मुझे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल सकता है? जेकब ने सिर हिलाया और हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ उसे थमा दिया। लेकिन जैसे ही रिसेप्शनिस्ट की नज़र फॉर्म पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फॉर्म पर सी रैंक लिखा देखा और वो जोर से चीख पड़ी। क्या? शुरुआत से ही सी रैंक? उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि दूर बैठी रोजालिया के कान खड़े हो गए। वो भी हक्की बक्की होकर उस चांदी जैसे बालों वाले आदमी को घूरने लगी जो काउंटर पर बिल्कुल शांत खड़ा था। रोजालिया को अपनी डी रैंक पर बड़ा घमंड था, लेकिन वो भी जानती थी कि सी रैंक हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए 450 किलो से ज़्यादा की फोर्स चाहिए होता है। स्टार मर्सनरी एजेंसी में कुल 6 रैंक होती थीं, F, E, D, C, B और A। F रैंक सबसे नीचे, जिनके पास सिर्फ 100 किलो की ताकत हो। E रैंक 150 किलो से ऊपर। D रैंक 200 किलो से ऊपर। D रैंक वाले मर्सिनरी की भी काफ़ी इज्जत होती थी, क्योंकि वो अनकॉमन रैंक के फाइटर्स में सबसे ऊपर माने जाते थे। लेकिन C से लेकर A तक का मामला बिल्कुल अलग था। ये वो फाइटर्स थे जो रेयर रैंक स्पीशीज से भिड़ सकते थे। C रैंक का मतलब था 450 प्लस की ताकत।
ह्यूमन किंगडम में ऐसे मर्सनरी को रईसों जैसा सम्मान मिलता था। उनके पास बड़े बड़े ओहदे होते थे। मिसाल के तौर पर इस रेन टाउन ब्रांच का लीडर और वाइस लीडर दोनों सी रैंक मर्सनरी थे। और बी रैंक, भाई उसके लिए 1000 किलो से ज़्यादा की ताकत चाहिए। पूरे किंगडम में ऐसे 10 लोग भी नहीं थे। ये लोग इंसान की खाल में असली राक्षस थे जो टॉप लेवल के रेयर बीस्ट से लड़ सकते थे। और आखिर में ए रैंक, 10,000 किलो से ज़्यादा की ताकत। ये तो बस वो रेयर लेस वाले ही कर सकते हैं जो रेयर रीजन पर राज करते हैं। इसीलिए सी रैंक की इतनी धाक थी। उन्हें नोबल्स वाली सारी सुविधाएं मिलती थीं और कोई उनसे पंगा लेने की गलती नहीं करता था। जेकब ये सब जानता था, इसीलिए उसने सी रैंक चुनी थी। वो चाहता था कि मर्सनरी एजेंसी से कुछ भी हासिल करने में उसे कोई रोक टोक ना हो। अगर वो चाहता तो बी रैंक भी ले सकता था, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता और कई दुश्मनों की हिट लिस्ट में आ जाता। तो उसके लिए सी रैंक एकदम परफेक्ट थी। ना कोई पंगा लेगा और ना ही वो छोटे मोटे लालची मच्छर उसे तंग करेंगे। इसका सबूत अभी थोड़ी देर पहले मिल गया था। जब वो ऊपर आ रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे अपनी टीम में बुलाने की, क्योंकि किसी में इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उससे बराबरी से बात कर सके। रेन टाउन में सिर्फ एक ही ऐसी मर्सनरी टीम थी जिसका लीडर सी रैंक का था। और तो और जेकब ने अपना दूसरा चांस यूज ही नहीं किया था, जिससे लोगों के मन में उसके लिए एक रहस्य और डर बैठ गया था। यहाँ तक कि वो घमंडी राल्फ भी उसके सामने भीगी बिल्ली बन गया था। रिसेप्शनिस्ट आखिरकार अपने सदमे से बाहर आई और उसका लहजा एकदम सम्मानजनक हो गया। सर, कृपया इंतज़ार करें, मैं 15 मिनट में आपका स्टार मर्सनरी लाइसेंस तैयार करवाती हूँ। जेकब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। बढ़िया रहेगा, शुक्रिया। इसके बाद वो जाकर एक खाली टेबल पर बैठ गया और देखा कि रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ाते हुए पीछे वाले कमरे में भागी। जेकब ने राहत की सांस ली। चलो, आखिरकार अब मैं बेफिक्र होकर घूम सकता हूँ। रही बात बी रैंक की, तो वो मैं तब लूँगा जब मैं ह्यूमन किंगडम से बाहर निकलकर रियर रीजन में जाऊँगा। ए रैंक तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। इससे ये भी साफ है कि बाहर मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूंखार ताकतें मौजूद हैं। सिर्फ इंसानों में अजय होने का कोई मतलब नहीं है। मेरा असली निशाना तो एपिक रीजन के वो बाहुबली होने चाहिए। जेकब अपने भविष्य के ताने बाने बुन रहा था, तभी उसकी आंखों में चमक आई। कोई उसकी टेबल पर आधम का, और वो कोई और नहीं, रोजालिया थी। जेकब ने उस तीखी सुंदरी को सपाट नज़रों से देखा। उसे मानना पड़ा कि अगर ये उसकी पिछली दुनिया में होती तो टॉप मॉडल होती, लेकिन जेकब के लिए वो मॉडल्स भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वो चाहता वो उसके इशारों पर नाचती थीं। उसने रूखेपन से पूछा, कुछ चाहिए? रोजालिया एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे महसूस हुआ कि इस आदमी की नज़र दूसरों से बिल्कुल अलग है, जैसे उसकी नज़रों में रोजालिया सिर्फ हाड़ मांस का एक ढांचा हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने अपने होंठ काटे और पूछा, क्या तुम सच में सी रैंक मर्सनरी हो? वही तो कह रहे हैं, जेकब ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। रोजालिया ने गहरी सांस ली और बड़े पक्के इरादे के साथ बोली, मेरे साथ टीम बना लो। जेकब को उसका ये जबरदस्ती वाला चेहरा देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पीट पीट कर ये बोलने के लिए भेजा हो। लेकिन उसने तुरंत मना नहीं किया, बस उल्टा सवाल दाग दिया, मैं ऐसा क्यों करूं भाई? जेकब के इस एटीट्यूड से रोजालिया को बहुत खिज हुई। उसने होंठ सिकोड़े और कहा, मुझे यहाँ अपने पैर जमाने हैं और इसके लिए मुझे तुम्हारे जैसा कोई चाहिए। और वैसे भी मेरे साथ टीम बनाना बुरा नहीं होगा। तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ ही पास हुई हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं किसी गलत इरादे से तुम्हारे पास आई हूँ। जेकब के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। ये तो तुम कह रही हो। बस रोजालिया का पारा चढ़ गया। वो अपनी सीट से खड़ी हो गई। तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। सिर्फ सी रैंक मर्सनरी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अजय हो गए हो। आज से पहले हर जगह सिर्फ वही एटीट्यूड दिखाती थी, लेकिन ये पहली बार था कि किसी ने उसे एटीट्यूड दिखाया और उसे नीचा दिखाया। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? हाँ, मान लिया मैंने। जेकब ने बस हिकारत से उसे छेड़ा और उसे पैर पटकते हुए गुस्से में जाते हुए देखता रहा। जेकब का इरादा बिल्कुल पक्का था। वो रोजालिया के साथ नहीं उलझने वाला, चाहे वो खुद को थाली में परोस कर ही क्यों ना पेश कर दे। उस लड़की के तेवर यानी एटीट्यूड बता रहे थे कि वो कोई आम लड़की नहीं है। ऐसे नखरे और अकड़ सिर्फ उन लोगों में होती है जो ऐशो आराम और रईसी में पले बढ़े हों। उसका गुस्सा नाक पर रखा रहता था और गुजारिश करना तो शायद उसने सीखा ही नहीं था। उसे बस हुक्म देने की आदत थी, जैसे वो जो चाहे जब चाहे हासिल कर सकती है। ये सब उसके रईस बैकग्राउंड की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। और सबसे ज़रूरी बात, स्टार मर्सनरी एजेंसी का एक बड़ा लूप होल था।
उनके पास इसका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं होता था कि किसने रजिस्टर किया है और वो अलग अलग नामों से कितनी बार रजिस्टर कर सकता है। मतलब जब तक आप पैसे फेंक सकते हैं, आप जितनी बार चाहे टेस्ट दीजिए और नई पहचान यानी आइडेंटिटी बना लीजिए। हालांकि जेकब को पक्का नहीं पता था कि ये जानबूझकर छोड़ा गया है या एजेंसी की लापरवाही है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसे समझ आ गया कि ज़ोडिएक टॉरस बैंक जैसा बड़ा नाम बिना किसी वजह के ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके पीछे ज़रूर कोई गहरी चाल या मतलब होगा। इसीलिए जेकब ने रोजालिया की इस बात पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया कि वो यहाँ सिर्फ पैर जमाने आई है। उसका पक्का कोई और ही गुप्त मकसद था, और अगर जेकब ने उसके साथ टीम बनाई तो वो ना चाहते हुए भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जेकब को किसी के साथ टीम बनानी ही नहीं थी। रोजालिया चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, जेकब का जवाब ना ही होता। इस वक्त उसे सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी थी, उस शापित अमरता में यानी इमॉर्टैलिटी में। जेकब अपनी ही सोच में डूबा लाइसेंस का इंतजार कर रहा था कि तभी तीसरी मंजिल पर एक और आदमी आया। मतलब वो भी पास हो गया था। और हैरानी की बात, ये वही हट्टा कट्टा आदमी था जिसने पहली मंजिल पर जेकब से बदतमीजी की थी। नाम था उसका लूका। जेकब को देखते ही वो एक पल के लिए चौंका। फिर उसकी नज़र रोजालिया पे गई जो जेकब को घूर रही थी। रोजालिया को देखते ही लूका की आंखों में चमक आ गई। वो पहले काउंटर पर गया। रिसेप्शनिस्ट वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। उसने लूका के फॉर्म पर F रैंक देखा, जिसका मतलब था कि वो बस मर मर के पास हुआ था। उसने उसे भी इंतजार करने को कहा और फिर से पीछे चली गई। लूका पहले जेकब के पास आया और एक माफ़ी भरी मुस्कान के साथ बोला, भाई उस वक्त लाइन में मैंने जो भी कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार, दिल पे मत लेना यार, और बधाइयों पास होने के लिए। वैसे तुम्हारी रैंक क्या है? जेकब ने उसे ऐसी खूनी नज़रों से देखा कि लूका की बोलती बंद हो गई। जेकब ने बस इतना कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लूका का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसे जेकब में वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस ये पक्का कर रहा था कि जेकब बाद में पंगा ना ले। जेकब को इग्नोर करके वो लपक कर रोजालिया की तरफ बढ़ा, क्योंकि असली दिलचस्पी तो उसे वहां थी। वो अभी बात शुरू ही करने वाला था कि रोजालिया ने उसे ऐसी नज़र से देखा जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। उसने जहरीली आवाज में कहा, दफा हो जाए यहां से, वरना 5 सेकंड में तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। लूका की रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ गई। उसे तुरंत महसूस हुआ कि ये लड़की खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वो चुपचाप दुम दबाकर भागा और एक कोने में जाकर बैठ गया बिना कोई आवाज किए। उसे लग रहा था जैसे वो भेड़ियों के बीच आ फंसा है। तभी रिसेप्शनिस्ट फिर से आई, लेकिन इस बार वो काउंटर के पीछे नहीं बल्कि हॉल के दूसरे दरवाजे से बाहर आई, जिससे सबका ध्यान उस पर गया। वो मुस्कुराते हुए जेकब के पास आई। सब प्लीज मेरे साथ आइए। जेकब ने उसे एक मतलब भरी नजर से देखा, फिर सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। रोजालिया और लूका उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो एक मध्यम आकार के कमरे में गए जहां एक टेबल और कुछ कुर्सियां थीं। टेबल के उस पार एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसकी छोटी दाढ़ी थी। जेकब को देखते ही वो खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, मिस्टर जेकब से मिलकर खुशी हुई, प्लीज बैठिए। नायला, तकलीफ के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। नायला सिर हिलाकर दूसरे दरवाजे से निकल गई। जेकब उस दाढ़ी वाले आदमी के सामने शांति से बैठ गया। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम ट्यूडर है, मैं इस ब्रांच का रजिस्ट्रेशन मैनेजर हूँ। आपका स्टार मर्सनरी लाइसेंस तैयार है, लेकिन चूंकि आपने C रैंक टेस्ट पास किया है तो लाइसेंस देने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बात करनी होगी। उम्मीद है आप समझेंगे, ये प्रोटोकॉल है। कहो, जेकब ने सिर हिलाया। ट्यूडर ने समझाना शुरू किया, आपने मर्सनरी की रैंक्स के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, तो फिर समझना आसान होगा। देखिए, D, E और F रैंक्स बहुत आम हैं। आप इन रैंक्स के जितने चाहे उतने लाइसेंस बनवा सकते हैं। मुझे यकीन है आपने इस लूप पर गौर किया होगा, ट्यूडर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। जेकब की आंखों में चमक आई। बिल्कुल। ट्यूडर आगे बोला, लेकिन C रैंक से लेकर A रैंक तक ऐसा नहीं चलता। हम एक ही रैंक का लाइसेंस एक से ज़्यादा बार जारी नहीं करते और ये हमारे डेटाबेस में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगा। जेकब ने तुरंत बात पकड़ ली। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने कहीं और जाकर दोबारा टेस्ट दिया तो तुम लोग पकड़ लोगे और मैं C रैंक मर्सिनरी की दूसरी पहचान नहीं बना पाऊंगा? और क्या ये चेक करने का तरीका है कि मैं पहली बार एजेंसी में रजिस्टर कर रहा हूं या नहीं? ट्यूडर ऐसे समझदार आदमी से बात करके बहुत खुश हुआ। उसने सिर हिलाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि C रैंक मर्सिनरी को खास अधिकार मिलते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई इस रैंक पर पहचान बदलने वाले लूपहोल का गलत फायदा उठाए। हालांकि एजेंसी को C रैंक से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों की सीमित क्षमताओं को देखते हुए उन्होंने इस प्रोसेस को C रैंक पर ही लागू कर दिया, जो असल में B रैंक से शुरू होना चाहिए था। वैसे तो इसके फायदे B रैंक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना कुछ होने से तो बेहतर ही है। और ये सब इंसानियत की भलाई और उसे मजबूत करने के लिए किया गया है, और इसमें रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है।
जेकब साफ महसूस कर सकता था कि ट्यूडर की बातों में इंसानियत के लिए कितना गर्व यानी प्राइड छुपा था। लेकिन जेकब वो ठहरा मतलबी। फायदे क्या है? जेकब ने सीधे पूछा। उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि ये सुविधाएं किसने दी या क्यों दी, उसे तो बस अपने माल से मतलब था। तभी ट्यूडर ने अपनी दराज से एक डार्क स्क्रीन वाला डिवाइस निकाला। जेकब की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अरे बाप रे, ये डिवाइस तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा ब्लड एनालिसिस डिवाइस उसके पास था। बस इसमें बटन नहीं थे, सिर्फ एक छोटी सी पिन थी। जेकब के अंदर खतरे की घंटी बज गई। उसे लगा कि ये मशीन उसकी असली ताकत भांप लेगी और उसका भांडा फूट जाएगा। उसने ट्यूडर को घूरते हुए पूछा, ये क्या बला है? ट्यूडर को क्या पता कि जेकब ऐसी हाईटेक चीजें पहले देख चुका है। उसने आराम से समझाया, ये सी रैंक मर्सनरी का रजिस्ट्रेशन डिवाइस है। बस आपको इस पिन पर अपनी उंगली रखनी है। ये आपके खून से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए रिकॉर्ड कर लेगा और उसे एजेंसी के डेटाबेस में सेव कर देगा। इसके बाद आप एक सी रैंक मर्सनरी बन जाएंगे और सारे मजे लूट सकेंगे। बस हाँ, किसी दूसरी ब्रांच में दोबारा सी रैंक के लिए रजिस्टर करने की कोशिश मत करना, वरना ये डीएनए रिकॉर्डर आपको पकड़ लेगा। धत तेरी की, मुझे पता था कि अनकॉमन रीजन में इंसानों की टेक्नोलॉजी डेकर जितनी एडवांस नहीं है, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके पास डीएनए रिकॉर्ड करने वाली मशीन भी होगी। इस एजेंसी की जड़ें तो पाताल तक फैली हैं। जेकब ने मशीन को देखते हुए मन ही मन गालियां दी। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। अगर उसे पता होता कि ये लोग डीएनए तक चेक करते हैं तो वो कभी सी रैंक का रिस्क नहीं लेता। डर ये था कि शापित अमरता के रास्ते पर चलने की वजह से कहीं उसका डीएनए बदल न गया हो। अगर उन्होंने कुछ अजीब नोटिस कर लिया तो उसकी पहचान और सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उसका वहम भी हो सकता था। पक्का करने के लिए उसने मन ही मन पुकारा, कर्स्ड इमोर्टैलिटी। सफ़ेद किताब तुरंत जेकब और ट्यूडर के बीच हवा में प्रकट हो गई और ट्यूडर को इसकी भनक तक नहीं लगी। जेकब ने झटपट पूछा, मुझे पता है तूने सब सुन लिया, सच सच बता, क्या ये लोग मेरे डीएनए से मुझे पकड़ सकते हैं या कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है? इमोटिका ने लिखा, ही, मैं नहीं बताऊंगा। जेकब ने उसे मन ही मन कोसा और उसने अपना सवाल बदला, क्या हार्ट एसेंस के इंजेक्शन से मेरा डीएनए बदला है? फिलहाल तो नहीं, और वैसे भी वो तुम्हारे डीएनए से कुछ पता नहीं लगा सकते। अबे बेवकूफ़ है क्या? इस दुनिया में तुझसे भी ज़्यादा अजीबोगरीब जीव भरे पड़े हैं, वो तुझ पर शक क्यों करेंगे? जेकब ने राहत की एक लंबी सांस ली। शुक्र है। उसने ट्यूडर की तरफ देखा जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। ट्यूडर समझ रहा था कि कोई भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता, खासकर वो लोग जो रहस्यमयी रहना पसंद करते हैं। अगर जेकब पीछे हटता तो ट्यूडर उसे चुपचाप डी रैंक दे देता। लेकिन जेकब ने तपाक से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और पिन पर दबा दी। स्क्रीन अचानक जगमगा उठी और उस पर 2 शब्द आए, रजिस्ट्रेशन सफल। ट्यूडर मुस्कुराया और डीएनए रिकॉर्डर को वापस रख दिया। मुबारक हो, आप आधिकारिक तौर पर एक सी रैंक मर्सनरी बन चुके हैं। फिर उसने एक लिफाफा निकाला और जेकब के सामने रख दिया। इस लिफाफे में आपका लाइसेंस है और साथ ही ज़ोडिएक टॉरस बैंक में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी हैं। जेकब ने एक भौं चढ़ाई। ज़ोडिएक टॉरस बैंक में अकाउंट? ट्यूडर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जी हाँ, ये सी रैंक मर्सनरी होने का एक खास फायदा। रजिस्ट्रेशन के बाद सबका अकाउंट अपने आप खुल जाता है। आप अपने मर्सनरी कार्ड और स्पेशल कोड से अपना अकाउंट चला सकते हैं। और सुनिए, सी रैंक टेस्ट पास करने के इनाम के तौर पर आपको 100 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं जो पहले ही आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। और हर महीने आपको 1 गोल्ड कॉइन की सैलरी भी मिलेगी। आप किसी भी ब्रांच में खरीदारी के लिए सीधे अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। बैंक जाने का झंझट ही खत्म। काफ़ी सुविधाजनक है ना? जेकब के लिए ये प्रोसेस बहुत जाना पहचाना था। उसे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि यहाँ सिर्फ यही एक बैंक था। उसने सिर हिलाया। वाकई सुविधाजनक है। और कुछ? ट्यूडर को जेकब का ये ठंडा रवैया बड़ा अजीब लगा। भाई, लोगों को लॉटरी लग जाए तो नाचने लगते हैं और ये ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर, उसे ये भी साफ हो गया कि जेकब शायद किसी बड़े घराने से है जिसे इन चीज़ों की आदत है। ट्यूडर ने आगे बताया, दूसरी बात, एजेंसी की किसी भी ब्रांच से कुछ भी खरीदने पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको मिशन लेने या जमा करने के लिए लाइन में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है।
सीधे 3rd फ्लोर पर आइए, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। और आखिरी बात, अगर आपको C रैंक का मिशन चाहिए तो नायला से मिलिए, हम उन्हें बोर्ड पर नहीं लगाते। और अगर कोई शिकायत हो तो सीधे लीडर या वाइस लीडर के पास जाए। बस इतना ही। जेकब ने सिर हिलाया। C रैंक मर्सनरी बनना सच में फ़ायदे का सौदा था। आधी सिरदर्दी तो ऐसे ही ख़त्म हो गई। तकलीफ़ के लिए शुक्रिया। जेकब ने लिफाफा उठाया और जाने के लिए खड़ा हो गया। ट्यूडर भी खड़ा हुआ और जब जेकब दरवाजे पर था तो उसने रुकते हुए कहा, बस एक आखिरी बात, ये मेरी निजी विनती है। जेकब रुका और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख के पीछे मुड़ा। ट्यूडर ने गहरी सांस ली और झुककर कहा, प्लीज़ अपनी प्रजाति यानी इंसानों का ख्याल रखिएगा। जेकब को लगा कि ये आदमी सच में बड़ा देशभक्त है। उसने ठंडे लहजे में कहा, वादे की कोई गारंटी नहीं है। ट्यूडर ने एक फीकी मुस्कान दी। हाँ, कम से कम उसने सीधे मुंह पर मना तो नहीं किया। जेकब ने लिफाफा अपनी शर्ट की जेब में डाला। असल में उसने उसे अपने इन्फिनिटी पेंडेंट में डाल लिया था। बाहर आकर उसने देखा कि एक और आदमी आ गया है और लूका के साथ मज़े से गप्पे लड़ा रहा है। रोज़ालिया ने सबसे पहले जेकब को देखा और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। जेकब ने सबको इग्नोर मारा जैसे वो वहाँ है ही नहीं और सीधे नायला के पास जा पहुँचा। उसने शांत आवाज़ में कहा, मुझे C रैंक के मिशन देखने हैं। दृश्य टाउन लॉर्ड की हवेली यानी इनसाइड द लॉर्ड्स मैंशन। टाउन लॉर्ड कियारन एक कुर्सी पर बैठी खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा था। कियारन के चेहरे पर झुर्रियां थीं और इस वक्त वो काफी परेशान दिख रहा था। बावजूद इसके कि वो इस शहर का मालिक था, उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, लेडी जेनिफर, आपके घाव अब कैसे हैं? यह सुंदरी कोई और नहीं, गस की बहन जेनिफर थी, जो वुल्फ किंग के हमले से बाल बाल बचकर रेन टाउन वापस आ गई थी। उसे बस कुछ मामूली खरोंचें आई थीं। जेनिफर ने सपाट चेहरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूं, पूछने के लिए शुक्रिया लॉर्ड कियारन, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या मेरे भाई या लेडी कियाना के बारे में कोई खबर मिली? ये सुनते ही कियारन का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन गालियां देने लगा, कम बख्त, तुझे अच्छे से पता है कि वहां क्या हुआ होगा। तूने खुद कहा था कि वहां वुल्फ किंग था, फिर भी ये नौटंकी कर रही है और सारी मुसीबत मेरे सर डालना चाहती है। कियारन अंदर ही अंदर खौफजदा था। डार्क वुल्फ रिज पर वुल्फ किंग का होना ही बुरी खबर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे बैरन का डर था। 95% चांस थे कि गस मर चुका है और इसका सारा ठीकरा कियारन के सर फूटेगा। लेकिन बैरन को जवाब देने से पहले उसे उस वुल्फ किंग का काम तमाम करना जरूरी था। अगर वो बैरन के कदमों में वुल्फ किंग का कटा हुआ सर रख दे तो शायद उसकी जान बच जाए और कम से कम नुकसान हो। दिक्कत ये थी कि वुल्फ किंग को मारने के लिए उसे C रैंक मर्सिनरीज की जरूरत थी, एक नहीं बल्कि 3 से 5, और उन्हें हायर करना कोई सस्ता सौदा नहीं था। उसका खजाना खाली हो सकता था, लेकिन करता क्या? अगर उसने कुछ नहीं किया तो भले ही बैरन उसका शहर ना उजाड़े, वो भेड़िए जरूर रेन टाउन को तबाह कर देंगे। ऊपर से ये जेनिफर अपने राजकुमारी वाले नखरों से उसका सिरदर्द बढ़ा रही थी। उसे पता था अंजाम क्या होगा, फिर भी गस को ढूंढने की जिद पकड़े बैठी थी। कियारन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर वहां सच में वुल्फ किंग है तो अपने आदमियों को भेजना उन्हें मौत के मुंह में धकेलना होगा। जेनिफर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं, या फिर उन आम लोगों की जान मेरे भाई और मेरी दोस्त से ज्यादा कीमती है? कियारन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो शांत रहा। मिलेडी, मैं समझता हूं आप अपनों के लिए परेशान हैं, लेकिन हमें कुछ ताकतवर लोगों को भेजना होगा। सोचिए, अगर हम यंग लॉर्ड को ढूंढ भी लें और मेरे कमजोर आदमियों ने बचा ना पाए तो क्या फायदा? हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना? जेनिफर ने सिर हिलाया। हाँ, अब सही कह रहे हैं। मर्सिनरी एजेंसी में एक सर्च पार्टी के लिए मिशन जारी करवा दीजिए और प्लीज मेरे पिता को एक खत भेज दीजिए कि यहाँ क्या हुआ है। वो भाई को ढूंढने में मदद करेंगे। कियारन ने सिर हिलाया। मैंने मिशन का इंतजाम पहले ही कर दिया है मिलेडी, और लॉर्ड बैरन को एक कबूतर भी भेज दिया गया है। 1 हफ्ते में उनका जवाब आ जाएगा। जेनिफर के चेहरे पर खुशी छा गई। शुक्रिया, मैं ये एहसान याद रखूंगी। अरे, इसमें एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं चलता हूं, आप आराम कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। कियारन ने झुककर सलाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही कियारन कमरे से बाहर निकला, जेनिफर का वो बेचारी और मासूम वाला चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी आंखों में ठंडक आ गई और होंठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। लगता है वो लोग इतने मामूली नहीं हैं जिन्होंने वुल्फ किंग का इंतजाम किया था।
उन्होंने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए वुल्फ किंग तक का बंदोबस्त कर दिया। अब बैरन का ताज मेरा होगा, बस मुझे वैसे ही करना है जैसा वे कहें। उधर कियारन जेनिफर की इन काली साजिशों से अनजान थका हरा हॉल में पहुंचा। तभी भूरे रंग के बूढ़े आदमी जो बटलर के कपड़े पहने हुए थे वहां आया। उसने झुककर कहा, मालिक, मेरे पास एक दिलचस्प खबर है। बूढ़े को देखकर कियारन के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। अंकल हार्लैंड, कितनी बार कहा है कि जब हम अकेले हों तो इतनी औपचारिकता यानी कॉटेसी मत दिखाया कीजिए। हार्लैंड मुस्कुराया और बोला, ऐसा मत कहिए, मैं बस तारेन हाउस का एक सेवक हूं, मुझे ये हक नहीं है। कियारन ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, आप भी शिष्टाचार के मामले में बिल्कुल मेरे पिता की तरह जिद्दी हैं। खैर, बताइए क्या खबर है। हार्लैंड ने कहा, मालिक, अभी खबर मिली है कि हमारे शहर में एक नया सी रैंक मर्सिनरी आया है। कियारन का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम पक्का कह रहे हो? क्या वो हमारे ही शहर का है? कियारन जानता था कि अगर ये सी रैंक मर्सिनरी रेन टाउन का निवासी निकला तो उसे बैरन के गुस्से से डरने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी रईस इतना बेवकूफ नहीं होगा कि उस शहर को हाथ लगाए जहां एक सी रैंक मर्सिनरी रहता हो। कम से कम एक बैरन तो बिल्कुल नहीं। हार्लैंड ने जवाब दिया, अभी पक्का नहीं पता, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो नया है। उसने हाल ही में शहर के किनारे एक घर किराए पर लिया है, और सबसे बड़ी बात, वो बेहद मिस्टीरियस है। उसने सिर्फ एक ही वार में सी रैंक हासिल कर ली। मुझे डर है कि कुछ लोग उस पर डोरे डालने की कोशिश करेंगे, खासकर वो गोल्डन क्लॉ टीम लीडर। वो बंदा बहुत चालाक है और अपने इलाके में ऐसे ताकतवर आदमी को खुला नहीं घूमने देगा। आखिरी वाक्य सुनते ही कियारन का चेहरा बिगड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो एहसान फरामोश कमीना, वो भूल गया कि उसे हमसे कितना फायदा मिला था और अब मशहूर होते ही मुझे भाव नहीं देता। तारिन, मैं चाहता हूं कि उस कमीने के पहुंचने से पहले तुम खुद उस नए सी रैंक मर्सिनरी से मिलो, उसे हमारी तरफ से बधाई का तोहफा दो और हमारे घर दावत पर बुलाओ। अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए मान गया तो मुंह मांगी कीमत देंगे, और हाँ, अगर वो ना माने तो जबरदस्ती मत करना, बस उसके साथ अच्छे रिश्ते बना लेना। याद है ना, हमने पहले भी एक सी रैंक मर्सिनरी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और नतीजे में क्या मिला? हमने अपने ही आंगन में सांप पाल लिया था। हार्लैंड ने पुरानी बात याद करके आह भरी और सिर हिलाया। मैं इसे खुद संभाल लूंगा, चिंता मत कीजिए मालिक। लेकिन वो मर्सिनरी वाकई कुछ अलग है। खबर है कि लाइसेंस मिलते ही उसने सी रैंक का मिशन ले लिया और शहर छोड़कर निकल गया। अब जब तक वो वापस नहीं आता कोई उससे नहीं मिल सकता। कियारन ने त्योरियां चढ़ाई, तो उसकी वापसी पर नजर रखो। जैसे ही वो लौटे तुरंत कदम उठाना। मुझे नहीं लगता कि वो घमंडी गोल्डन क्लॉ वाला वुल्फ किंग का शिकार करने का मौका छोड़ेगा और उस मर्सिनरी का इंतजार करेगा। दृश्य रेन टाउन में अफवाहें। रूमर्स इन रेन टाउन। रेन टाउन और आसपास के ताकतवर इलाकों में उस नए सी रैंक मर्सिनरी के चर्चे आग की तरह फैल रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि वो कौन है, कहाँ है। लेकिन वो बंदा जिसने ये तहलका मचाया था, वो क्या कर रहा था? वो मजे से अपने घर में खाना बना रहा था। जेकब ने बड़ी शातिर चाल चली थी। उसने दुनिया को दिखाने के लिए एक हंटिंग मिशन लिया और शहर छोड़ने का नाटक किया। क्यों? ताकि लोग ये सोचे कि वो शहर से बाहर है और कोई उसे परेशान न करे। हकीकत तो ये थी कि वो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके चुपके से वापस आ गया था और शहर के किनारे वाले अपने उसी किराए के घर में छुपा हुआ था। उसका प्लान साफ था, जब तक वो उन 2 हार्ट एसेंस को सोख नहीं लेता वो बाहर नहीं निकलेगा, और शिकार वो तो बाद में भी किया जा सकता है। जेकब ने सी रैंक मिशन बोर्ड पर वुल्फ किंग के शिकार का नोटिस देख लिया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि जेनिफर जिंदा बच गई है, क्योंकि सिर्फ वही थी जो वापस आकर ये खबर दे सकती थी। लेकिन जेकब को रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि अब तक उस वुल्फ किंग की सिर्फ हड्डियां बची होंगी। मलाई तो जेकब कब की खा चुका था। उसे उस इनाम या शोहरत या स्पॉटलाइट की कोई भूख नहीं थी जिससे बेवजह मुसीबतें पीछे पड़ जाएं। उसे बस अपनी सी रैंक वाली पहचान चाहिए थी जो उसे मिल गई थी। दृश्य आइजैक की दुकान। जेकब को सी रैंक मर्सनरी बने हुए 3 दिन बीत चुके थे। तीसरी रात का सन्नाटा था। आइजैक स्मिथरी का दरवाजा खुला और जेकब ने उस जानी पहचानी दुकान में कदम रखा। आइजैक पसीने में तरबतर होकर एक लोहे की प्लेट पीट रहा था। घंटी की आवाज सुनकर उसने जेकब को देखा। उसने हथौड़ा नीचे रखा और मुस्कुराया। आखिरकार आप आ ही गए। मुझे तो लगा आप हमारी मीटिंग भूल गए। जेकब पिछले 2 दिनों से अपने घर में छुपकर ट्रेनिंग कर रहा था और खा पी रहा था। वो सिर्फ इसी वक्त बाहर निकला था ताकि किसी की नज़र में ना आए। उसने देखा था कि कुछ लोग उसके घर के आसपास मंडरा रहे थे, इसलिए वो और भी ज़्यादा सतर्क था। जेकब ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ मक्खियों ने देर करवा दी। मेरा सामान तैयार है।
जेकब ने आइजैक की बातों की गहराई को नहीं समझा। वो पिछले दरवाजे की तरफ गया और थोड़ी देर बाद एक बड़े बक्से के साथ लौटा। उसने बक्सा जेकब के सामने रखा। आप चेक कर सकते हैं। जेकब ने बिना किसी औपचारिकता के बक्सा खोला। अंदर डिस्टिलेशन इक्विपमेंट के स्टील के हिस्से चमक रहे थे। उसने बारीकी से जांच की। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। जेकब ने संतुष्टि से सर हिलाया और बचे हुए 5 सिल्वर कॉइन आइजैक को थमा दिए। बढ़िया काम है। आइजैक ने पैसे लिए और खुश होकर पूछा, क्या आप कुछ और बनवाना चाहेंगे? उसे याद था कि जेकब ने कहा था कि अगर काम पसंद आया तो और ऑर्डर मिलेंगे, और सच कहूं तो उसे जेकब के अनोखे डिजाइन बनाने में मजा आ रहा था। जेकब ने आइजैक को एक गहरी नजर से देखा। हालांकि ये नॉर्मल स्टील से भी बन सकता है, लेकिन बंदूक के पुर्जों के लिए वो काफी नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि इस शहर में ऑर्डिनेंस स्टील मिलता है या नहीं। मेरी वो पुरानी कॉल्ट राइफल कार्बन स्टील जैसी किसी चीज से बनी थी, इसलिए वो नाजुक थी। मुझे यहाँ के खनिजों का जरा भी ज्ञान नहीं है और ना ही कोई किताब मिली। जेकब ने पूछा, अगर तुम मेरे लिए कुछ बनाना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास सबसे मजबूत धातु कौन सी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आइजैक इस सवाल से हैरान रह गया। उसने जवाब दिया, मेरे पास करीब 10 किलो ग्रेफाइट स्टील है। उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर आप इससे कुछ बनवाना चाहते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। जेकब की आंखें चमक उठी। ये तो बिल्कुल सही रहेगा। कितना महंगा? उसने पूछा। 1 ग्राम ग्रेफाइट स्टील के 2 सिल्वर कॉइन और मेरी मजदूरी 1 गोल्ड कॉइन अलग से, आइजैक ने साफ बताया। वाकई महंगा है, लेकिन मेरे पास पैसे पड़े हैं। अगर मैं अपनी रिवॉल्वर के कुछ हिस्से और नई गोलियां बदल सकूं और कोल्ट राइफल का ढांचा भी बदल दूं तो वो और भी घातक हो जाएंगे। रही बात मॉडल गन्स बनाने की, तो उसके लिए मुझे मेरी लैब चाहिए, जो अभी मुमकिन नहीं है। जेकब ने नोटपैड उठाया और अपनी बंदूकों को अपग्रेड करने के लिए जरूरी पुर्जों की ड्राइंग बनाने लगा। आइजैक बड़े ध्यान से देख रहा था। जेकब के डिजाइन बहुत ही बारीक और शानदार थे। ड्राइंग पूरी करके जेकब ने उसे समझाया, इन शेल्स और हेड्स को छोड़कर बाकी सब कुछ ग्रेफाइट स्टील से बनाना। केसिंग और हेड के लिए ब्रॉन्ज और कार्बन इस्तेमाल करना। आइजैक ने गोलियों के डिजाइन को देखा और चिल्लाया, अरे ये तो एमो है, तुम्हें हथियार बनाना आता है? जेकब मुस्कुराया, मुझे सिर्फ गोलियां बनानी आती हैं, बाकी पुर्जे किसी और काम के लिए हैं। तो बताओ, क्या तुम ये छोटी गोलियां बना पाओगे? आइजैक को झटका लगा। वो जानता था कि गनस्मिथ जो गोलियां बना सकते हैं वो उसके जैसे छोटे लोहार से कहीं ऊपर होते हैं। जेकब की पहचान उसकी नज़रों में और भी रहस्यमयी हो गई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, सर ये गोलियों के बारीक हिस्से बनाना सच में मुश्किल है। अगर मेरे पास कोई सांचा होता तो बात बन जाती, लेकिन बिना सांचे के मुझे इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। जेकब ने ठंडे दिमाग से एक पासा फेंका। मैं तुम्हें इन दोनों गोलियों के सांचे के डिज़ाइन भी बना कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें पहले 2 सांचे मुझे मुफ्त में बनाकर देने होंगे और इन बुलेट पार्ट्स पर मुझे 40% का डिस्काउंट देना होगा। बदले में वो सांचे के डिज़ाइन तुम्हारे, तुम उन्हें जैसे चाहो इस्तेमाल करो। आइजैक सन रह गया। उसे समझ आ गया कि ये तो लॉटरी लग गई है। बुलेट मोल्ड्स बहुत कीमती होते हैं। अगर उसके पास ये आ गए तो वो लगातार गोलियां बना सकता है और मर्सिनरी गिल्ड को बेचकर अपने बिजनेस को आसमान पर पहुंचा सकता है। मंजूर है। उसने बिना एक पल की देरी किए हाँ कर दी, क्योंकि जेकब की गोलियां आम गोलियों से कहीं ज्यादा कीमती दिख रही थी। ये छोटी सी कीमत चुकाना तो उसके लिए फायदे का सौदा था। आइजैक के साथ डील पक्की करने के बाद जेकब उस भारी बक्से को लेकर चुपचाप चोरों की तरह अपने घर लौटा। बक्से में उसका कीमती डिस्टिलेशन इक्विपमेंट था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इसे जोड़े कहां। उसे वो घटना अच्छी तरह याद थी जब धुएं की वजह से वो पकड़ा गया था। हालांकि अब वो इंसानी बस्ती में था और यहां धुआं निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जेकब को इस वक्त घर पर होना ही नहीं चाहिए था। अगर किसी ने उसे यहां देख लिया तो बेवजह की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। काफी सोचने के बाद जेकब ने इसे अपने घर के पिछवाड़े में लगाने का फैसला किया। वहां से शहर की दीवार बस कुछ ही मीटर दूर थी और वो जगह ऐसी थी जहां किसी की नजर आसानी से नहीं पड़ती। जब तक कोई जानबूझकर वहां ना झांके, रात के अंधेरे में धुआं किसी को नहीं दिखेगा। मशीन जोड़ने में उसे सिर्फ आधा घंटा लगा। ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे चाहिए थी। उसने भट्टी में सूखी लकड़ियां डाली और फिर वो मेटल बॉक्स निकाला जिसमें एरोटेल जैगुआर का दिल और खून रखा था। जेकब ने फैसला किया कि वो पहले इस अनकॉमन जानवर के दिल का एसेंस बनाएगा। उसे डर था कि अगर उसने पहले वुल्फ किंग, जो कि रेयर बीस्ट था, का एसेंस ले लिया तो शायद बाद में कमजोर एसेंस का असर कम हो जाए। उसे अभी पक्का नहीं पता था कि मजबूत प्रजाति का एसेंस लेने के बाद कमजोर प्रजाति का एसेंस काम करेगा या नहीं, लेकिन इमोर्टिका के मुताबिक उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक वो नई प्रजाति का एसेंस ले रहा है, उसकी तरक्की होती रहेगी। बस फर्क इतना था कि प्रजाति जितनी ऊंची होगी, उसकी तरक्की उतनी तेज होगी। ढक्कन बंद करने और सब कुछ चेक करने के बाद वो घर के अंदर गया और इंतजार करने लगा।
उसकी एक नज़र बाहर भी थी कि कहीं कोई जासूस या जिज्ञासु पड़ोसी ताक झांक न कर रहा हो। खैर, 8 घंटे बीत गए और सब कुछ शांति से निपट गया। डिस्टिलेशन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। बाहर सूरज निकल रहा था। जेकब ने मशीन को एक पुराने कपड़े से ढका और क्रिस्टल जैसे चमकते हुए हार्ट एसेंस से भरा हुआ बीकर लेकर अंदर आ गया। उसने वही मेटल की सिरिंज निकाली जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। शुक्र है कि उसने इसे अपने पेंडेंट में सुरक्षित रखा था, वरना यहाँ ऐसी चीज़ ढूंढना मुश्किल हो जाता। जेकब इस वक्त बेसमेंट में था जहाँ पर पिग हेड छिपा हुआ था। उसने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि अगर कोई घुसपैठिया आता तो पिग हेड उसे संभाल लेता, बशर्ते वो बी रैंक मर्सिनरी से ज़्यादा ताकतवर ना हो। पिग हेड को पहरा देने का हुक्म देकर जेकब अपनी शर्ट उतार कर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और वो सुई सीधे अपने दिल में उतार दी। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसे पहले जैसा भयंकर दर्द नहीं हुआ। जैसे ही जैगुआर का हार्ट एसेंस उसके दिल में घुसा, उसकी नसों में एक बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। वो बेहोश नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, जबकि उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और पूरे शरीर में वो ठंडी सनसनी महसूस हो रही थी। जेकब के म्यूटेटेड हार्ट की अंदरूनी दीवार पर वो काला निशान हलचल करने लगा, जो ब्लड स्टॉर्मिंग बग के एसेंस के बाद उभरा था। ये निशान अब और गहरा और साफ होता जा रहा था, एक आकार ले रहा था, लेकिन अभी भी धुंधला था। ये था इमॉर्टल मार्क, जो अब कर्सेड मार्क में बदल रहा था, शापित हृदय के दूसरे लेवल की निशानी। ये प्रक्रिया 2 घंटे तक चली। जब वो ठंडी सनसनी गायब हुई तो जेकब समझ गया कि पूरा एसेंस सोख लिया गया है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस बार बदलाव उतना जबरदस्त नहीं था जितना पिछली बार था। क्या रेयर और अनकॉमन प्रजाति के एसेंस में यही फर्क होता है? मेरी ताकत तो बड़ी है, लेकिन बहुत कम, जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा। खैर, उसे जोरों की भूख लगी थी। वो उठा और किचन की तरफ गया। उसने कुछ दिन का राशन पहले ही जमा कर लिया था। खाना पौष्टिक तो नहीं था, आम जानवरों का मांस, लेकिन गुजारा हो गया। इसके बाद जेकब ने रात होने तक अपनी फाइटिंग स्किल्स को मांझना शुरू कर दिया और अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। रात हुई, जेकब नहाया और फिर से डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। कल की तरह वो रात भर हार्ट एसेंस के बनने का इंतजार करता रहा और फिर उसे लेकर बेसमेंट में गया। लेकिन इस बार मामला अलग था। जैसे ही डार्क वुल्फ किंग का हार्ट एसेंस उसके शरीर में गया, जेकब को हल्का दर्द महसूस हुआ। हालांकि ये इतना भी नहीं था कि वो बर्दाश्त न कर सके। अचानक उसके रोम छिद्रों से पसीने की धार फूट पड़ी और उसके बाल तेजी से बढ़ने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। इस बार इस एसेंस को सोखने में पूरे 10 घंटे लगे। जब वो सुनहरी आंखें खुली तो उनके अंदर एक भयानक और डरावनी चमक यानी घैंसली ग्लिंट थी। ये वुल्फ किंग डेकर से भी ज्यादा ताकतवर था। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर अपनी सीमा यानी वॉल तक पहुंच गया है, जेकब ने सोचा। अगले ही पल उसने मन में पुकारा, कर्सेड इमॉर्टैलिटी। उसने जल्दी से दूसरे लेवल की प्रोग्रेस देखी और हैरान रह गया। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्सेड मार्क में बदलना। पूर्णता 9.99%, 10% से सिर्फ 0.1% दूर। इसके बाद मुझे अपने शरीर को दिल के बराबर लाने के लिए फिर से पागलों की तरह खाना पड़ेगा। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जेकब के होठों पर मुस्कान आ गई। ये सिर्फ उसका अंदाजा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अब वो अपनी पूरी ताकत से पंच मारे तो 1500 किलो का होगा। लेकिन ए रैंक मर्सनरी की बराबरी करने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। फिर भी उसे पता था कि जब तक वो हार्ट एसेंस सोखता रहेगा, ए रैंक उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तभी उस जादुई किताब की लिखावट बदली। जेकब समझ गया कि ये कौन है और उसके माथे पर शिकन आ गई। इमोटिका ने लिखा, तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है। ऐसा लगता है कि दूसरे लेवल के 100% पूरा होने पर तुम्हें कोई खास शक्ति यानी एबिलिटी मिल सकती है। ये पढ़कर जैकोब की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पूछे बिना नहीं रह सका, समझाओ। किताब की लिखाई बदली। ही बड़े बेसब्र हो, है ना? मैंने पहले ही कहा तुम्हें शायद मिलेगी, पक्का नहीं। तो अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारा म्यूटेटेड दिल तुम्हें इस लेवल पर कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी जैसा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। जैकोब की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठीं, क्योंकि ये तो बस अच्छी खबर थी। हालांकि ये साफ नहीं था और इमोटिका ने ठीक से समझाया भी नहीं, और वो जानता था कि और पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फैंटेसी कहानियों की तरह एक सुपर नेचुरल एबिलिटी पाने के लिए तरस रहा था। भले ही वो जानता था कि अगर वो इस किताब को हाई लेवल तक कल्टीवेट करेगा तो उसे ऐसी ताकत मिल ही जाएगी, लेकिन ये सुनकर भी वो रोमांचित हो गया और उसका दिल उम्मीद से भर गया। लेकिन वो जल्द ही शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। उसने तिरस्कार से ताना मारा, तुमने मुझे ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि तुम फिर से बोर हो रही थी और मेरे मनोरंजन के लिए मुझे फिर से बाहर जाने के लिए उकसाना चाहती थी, है ना? हा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हा जैकोब ने बेबसी से सिर हिलाया।
क्योंकि उस हंसी से वो समझ गया कि वो सही है। उसने उस परेशान करने वाली किताब को बंद कर दिया। फिर भी वो आशावादी था और पहले खुद को साफ करने के लिए बाथ की तरफ बढ़ा। जैकोब फिर से लंबे बाल और साफ चेहरे के साथ बाहर आया। 2 और इंजेक्शन लेने के बाद उसका शरीर और भी शैतानी हो गया था और उसे अपनी मांसपेशियों में बेइंतहा ताकत महसूस हो रही थी। काली शर्ट और पैंट पहनने के बाद उसने 5 पाउंड मांस खाया और फिर अपने बेडरूम की तरफ गया। एक छोटी मेज पर एक कागज रखा था। उसने उसे उठाया और विवरण देखा। सी रैंक मर्सिनरी मिशन, खतरा लेवल सी। मिशन अनकॉमन फ्लोरा स्पाइडर के वेनम ग्लैंड्स इकट्ठा करना। इनाम हर फ्लोरा स्पाइडर वेनम ग्लैंड के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स। किताब के दूसरे हिस्से पर एक पत्ते जैसी मकड़ी की तस्वीर और उसकी जानकारी थी। ये बिल्कुल एक सूखे पत्ते जैसी दिखती थी और इसीलिए इसे ढूंढना बेहद मुश्किल था। इसका जहर भी जानलेवा था और ये अपने काटने के 5 मिनट के भीतर किसी भी सामान्य इंसान को मार सकती थी। इसीलिए ये मिशन रैंक सी मर्सनरीज के लिए था और इसका इनाम भी बहुत आकर्षक था। और इस मिशन की कोई सीमा नहीं थी कि आप कितने वेनम ग्लैंड्स ला सकते हैं। एजेंसी आपसे जितने होंगे सब खरीद लेगी। ये बिल्कुल वही मिशन था जो जैकब चाहता था। ये मकड़ी रेनी माउंटेन रेंजेस के गहरे दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती थी, जहां वो हार्ट एसेंस का शिकार भी कर सकता था। लेकिन इस बार वो अपने साथ 2 मेटल बॉक्स ले जा रहा था, दिल और खून के लिए। वो पूरी तरह तैयार था। उसने रात होने का इंतजार किया और फिर किसी की नज़र में आए बिना घर से निकल गया। वो सीधे शिकार के लिए दक्षिणी रेनी माउंटेन रेंजेस की तरफ बढ़ रहा था। रेन टाउन के केंद्रीय क्षेत्र में एक 2 मंजिला घर था, जिसका बाहरी हिस्सा बहुत खूबसूरत था। घर में एक चौकोर मेज के चारों ओर 5 आदमी और 2 औरतें बैठी थीं, जो एक हट्टे कट्टे आदमी को देख रही थी जिसकी बाईं भौं के ऊपर एक तिल था। इस आदमी का नाम जॉन्टी था। वो रेन टाउन का प्रसिद्ध सी रैंक मर्सनरी था और काफ़ी एक्टिव रहता था। बाकी 7 उसके साथी थे और मशहूर गोल्डन क्लॉ मर्सनरी टीम यानी कि गोल्डन क्लॉ मर्सनरी टीम के सदस्य थे और वो सभी डी रैंक मर्सनरीज थे। जॉन्टी के चौकोर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें वो नया सी रैंक वाला मिला? जवाब में एक लंबी काली दाढ़ी वाले आदमी ने बोला। वो गोल्डन क्लॉ टीम का वाइस लीडर कॉर्बिन था। नहीं, वो मिशन पर जाने के बाद अभी तक शहर वापस नहीं आया है और एजेंसी ये जानकारी नहीं दे रही कि उसने कौन सा मिशन लिया है। जॉन्टी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। ऐसी बात है तो भूल जाओ उसे। मैं बस उस नए बंदे को वुल्फ किंग के शिकार के लिए बुलाना चाहता था ताकि उसकी ताकत देख सकूं। लेकिन वो बहुत छिपा रुस्तम है और अगर हमने और इंतज़ार किया तो वो 2 परेशान करने वाले लोग यानी कि रैल्फ और लीडर वुल्फ किंग की लड़ाई में कूद पड़ेंगे। कॉर्बिन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, एजेंसी लीडर अभी भी गायब है और रैल्फ उसके बिना हिलेगा नहीं, तो अभी हमारे पास शिकार का मौका है। एक और लंबे आदमी ने माथे पर बल डालते हुए कहा। उसका नाम टॉन था। लेकिन हम इसे बहुत हल्के में तो नहीं ले रहे। हम एक रेयर रैंक के वुल्फ किंग की बात कर रहे हैं, जिसकी ताकत बी रैंक से बस थोड़ी सी कम है। मुझे चिंता हो रही है। किसी ने टॉन की बात नहीं काटी क्योंकि वो सच बोल रहा था। वो सब जवाब के लिए जॉन्टी की तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि शरारती और आज्ञाकारी वाइस लीडर कॉर्बिन भी जवाब का इंतजार कर रहा था। जॉन्टी इस पल काफ़ी आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी चिंता वाजिब है और ऐसा लग रहा है कि मैं इस वुल्फ किंग को कम आंक रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले ही शार्प स्वॉर्ड और पर्पल मर्सनरी टीम के लीडर से बात कर ली है। वो इस मिशन में हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। बदले में हम उन्हें वुल्फ किंग की लाश से मिलने वाले मटेरियल का 20% देंगे। कॉर्बिन ने एतराज़ किया, मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी होंगे। जानकारी के मुताबिक डार्क वुल्फ रिज के आसपास बहुत सारे डार्क वुल्फ्स हैं, तो हमारे पास जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है। जॉन्टी ने एक बर्फीली मुस्कान दी। मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। मैंने ऐलान कर दिया है कि जो कोई भी हमारी वुल्फ किंग शिकार पार्टी में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। उन छोटे भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा तोप का चारा होगा। टॉन भी ठंडी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया और तारीफ की। लीडर से यही उम्मीद थी। अब हमें मीट शील्ड्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम वुल्फ किंग को मारने से पहले उन्हें उसे कमज़ोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मशहूर हो जाएंगे। जॉन्टी ने संतुष्टि में मुस्कुराते हुए काले बालों वाली एक छोटी महिला की तरफ देखा और पूछा, नाला, क्या तुमने नए रिक्रूट को टेस्ट किया? मैंने सुना वो एक कांटेदार गुलाब है, क्या वो क्लीन है? नाला ने थोड़ी नाखुशी से जवाब दिया, वो काफ़ी तेज़ है। ना सिर्फ वो इतनी ज़्यादा दबंग है, उसने मुझे हरा भी दिया और घमंड से कहा कि अगली बार वो टीम लीडर बदल देगी। लेकिन उसकी कोई छिपी हुई पहचान नहीं है और वो हमारी टीम के लिए एक बेहतरीन जोड़ होगी। मैं बस आपकी मंजूरी का इंतज़ार कर रही हूँ।
यह सुनकर जॉन्टी मुस्कुराया और उसकी आंखों में हवस की एक झलक थी। उसे इस मिशन में शामिल होने दो, मैं देखूंगा कि वो किस मिट्टी की बनी है। वैसे उसका नाम क्या है? नाला ने जवाब दिया, रोजिलिया लायन। जैकोब एक पेड़ की टहनी पर छिपा हुआ था और अपनी बेपरवाह नज़रों से एक वयस्क मूस यानी एडल्ट मूस को तालाब से पानी पीते देख रहा था। लेकिन वो हमला करने की जल्दी में नहीं था। वो किसी शिकारी की तरह अपने सही मौके का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी पल मूस को कुछ खतरा महसूस हुआ और वो घने जंगल की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, 5 छोटे साए लंबी घास से निकले और अलग अलग दिशाओं से उस पर टूट पड़े। ये नए मेहमान क्रिम्सन स्ट्रिप हाइनास थे, एक अनकॉमन प्रजाति। जैकोब इन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो लकड़बग्गे मूस को नोच रहे थे, जैकोब ने अपनी रिवॉल्वर उठाई, सबसे बड़े हाइना पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम! गोली की आवाज ने जानवरों को चौंका दिया, लेकिन उस हाइना के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गोली सीधे उसके भेजे में जा लगी और वो पल भर में ढेर हो गया। बाकी 3 हाइना डर के मारे उस खून से लथपथ मूस को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। मूस भी पागलों की तरह भागा, लेकिन इतने गहरे घावों के साथ उसका बचना नामुमकिन था। खैर, जैकोब को उससे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अनकॉमन प्रजाति में दिलचस्पी थी। जब उसे तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है, वो पेड़ से कूदा और उस मरे हुए हाइना के पास गया। उसे उसका हार्ट और ब्लड मिल चुका था और साथ ही उसका डिनर भी। रेन टाउन छोड़े हुए उसे 10 दिन हो चुके थे। अपनी नई ताकत के साथ वो शिकार में माहिर हो गया था। ना सिर्फ उसका स्टैमिना बल्कि उसकी रफ्तार और सेंस भी बढ़ गए थे। इसीलिए वो अब तक 3 अनकॉमन हार्ट्स इकट्ठा कर चुका था। लेकिन अब वो इन छोटे शिकारों से बोर होने लगा था। वो किसी रेयर प्रजाति को ढूंढना चाहता था ताकि अपनी असली ताकत आजमा सके और ज़्यादा पावरफुल हार्ट एसेंस पा सके। उसने एक पल के लिए रेयर रीजन की तरफ जाने का सोचा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वो जानता था कि वो अभी ए रैंक ताकत वाला नहीं है और उन माउंटेन जायंट्स का डर अभी भी उसके दिल में था। बहरहाल सब कुछ ठीक चल रहा था और वो उस जगह के बहुत करीब था जहां फ्लोरा स्पाइडर्स का घोंसला था। मैं सोच रहा हूं कि क्या मकड़ियों का भी दिल होता है? जैकोब खुद पर ही मुस्कुराया। वेब। अगले दिन जैकोब हमेशा की तरह पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। जब तक उसे कोई सांप या कीड़ा ना मिले, पेड़ों के ऊपर रहना सुरक्षित था। अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसने अपनी मौजूदगी छिपाई और कुछ 10 मीटर दूर पेड़ों के बीच से झांका। वहां घोड़ों के टापों की आवाज आई। फिर एक काले कपड़े से ढकी हुई गाड़ी दिखाई दी जिसे 3 घोड़े खींच रहे थे। एक नकाबपोश आदमी उसे चला रहा था और 2 और नकाबपोश घुड़सवार उसके पीछे चल रहे थे। वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस सुनसान इलाके में 3 नकाबपोश और एक ढकी हुई गाड़ी, दाल में जरूर कुछ काला है। जैकोब ने गाड़ी को गौर से देखा। उसकी नज़र गाड़ी के उस लोहे वाले हिस्से पर टिकी जो कपड़े से ढका नहीं था। क्या ये कोई पिंजरे वाली गाड़ी है? लेकिन अंदर क्या कैद है? चूंकि ये जो छिपकर जा रहे हैं और कोई झंडा या चेहरा नहीं दिखा रहे, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले मुझे ऐसे अजनबियों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जैकोब शांत रहा और गाड़ी को गुजरने देने लगा। तब ये गूंजती हुई आवाज ने उसे हिलाकर रख दिया। मो। घोड़े भी उस आवाज से लड़खड़ा गए। कोचमैन घबराहट में चिल्लाया, जल्दी करो, ये फिर से जाग रहा है, ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करो। एक घुड़सवार तुरंत घोड़े से कूदा। उसने बैग से ट्रैंकुलाइजर गन निकाली और गाड़ी का काला कपड़ा साइड से उठाया। वाकई वहां एक पिंजरा था और उसके अंदर कुछ था। उसने बिना देरी के ट्रैंकुलाइजर का शॉट मारा और वो आवाज धीरे धीरे शांत होकर गायब हो गई। घुड़सवार ने राहत की सांस ली। इस रेयर ग्रेड ट्रैंकुलाइजर का असर इस पर कम होने लगा है। हमें जल्दी करनी होगी, वरना कोई हमें देख लेगा। तुम्हें पता है ना कि अगर किसी को पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं तो क्या होगा? कोचमैन ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता हमारे पास कोई और रास्ता है? वैसे भी ज्यादा चिंता मत करो, ये ह्यूमन किंगडम है। यहाँ ज्यादा ताकतवर लोग नहीं हैं। जब तक हम सावधान हैं, हम ये काम कर लेंगे, और अगर कोई रास्ते में आया तो हम उसे मार देंगे। अंत में उसने एक घिनौनी हंसी हंसी। दूसरे घुड़सवार ने भी सहमति जताई। जब तक कोई बी रैंक मर्सनरी हमारा रास्ता नहीं रोकता, हम इस बीस्ट को लायन हार्ट सिटी के पास छोड़ देंगे और तबाही का मजा लेंगे। वो अपना सफर जारी रखने ही वाले थे, तभी एक सन्नाटे भरे जंगल में एक बेपरवाह लेकिन बर्फीली आवाज गूंजी। तो इसका मतलब इस पिंजरे में एक बीस्ट है? वो तीनों इस अचानक आई आवाज से चौंक गए और अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए, जो जैकोब के देखे हुए हथियारों से कहीं ज्यादा एडवांस थे। एक के पास शॉटगन थी और बाकी दोनों ने पिस्तौलें निकाल ली। कौन हो तुम? सामने आओ, कोचमैन ने चिल्लाकर शॉटगन तान ली, फायर करने के लिए तैयार। आवाज फिर गूंजी, जिसमें अब खुशी की झलक थी। ओह, तो तुम लोग मेरे लिए एक बीस्ट और कुछ बेहतरीन नमूने लाए हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं?
जेकब की आवाज फिर गूंजी, जिसमें अब खुशी, एक्सटेसी की झलक थी। ओह, तुम लोग मेरे लिए एक बीस्ट और कुछ बेहतरीन नमूने स्पेसिमेंस लाए हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? पंप एक्शन शॉटगन थामे कोचमैन दहाड़ा, कमीने, हिम्मत है तो सामने आ। वे सब उस आवाज की दिशा ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वे अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें इंतजार था कि वो शख्स कोई गलती करे, क्योंकि बंदूकों के मामले में उनका पलड़ा भारी था। जेकब की आवाज फिर से आई। इस बार उसमें मजाक, रिडिक्यूल था। भले ही ये इथाका 37 की अच्छी नकल है, पर इसकी ट्यूब जैसी मैगजीन में मुश्किल से 2 12 गेज राउंड होंगे, और तुम दोनों के हाथ में जो पिस्टल है वो तो बस पानी ही फेंक सकती हैं। तो क्यों ना तुम सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से दफा हो जाओ, दोनों का फायदा है, वरना मेरा यकीन करो तुम सब मारे जाओगे। वहाँ कोचमैन ने चिल्लाकर ट्रिगर दबा दिया और बाकी दोनों ने भी वैसा ही किया। उन्होंने उस दिशा में अपनी मैगजीन्स खाली कर दी और जल्दी से रीलोड करने लगे। ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। जैसे ही जेकब की आवाज थमी, एक तेज धमाका गन शॉट गूंजा। कोचमैन, जो रीलोड करने में व्यस्त था, हवा में पीछे की ओर उड़ा और उसका सिर फट गया। उसके पास भी, इससे पहले कि दूसरा घुड़सवार अपनी बात पूरी कर पाता, एक और गगनभेदी आवाज आई और उसके पेट में सुराख करते हुए उसे उड़ा ले गई। तीसरा भागना चाहता था, पर जेकब की राइफल से कौन बच सकता था? हेडशॉट। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। 3 लाशें धूल में पड़ी थीं। 2 घोड़े पहले ही भाग चुके थे और सिर्फ वो पिंजरे वाली गाड़ी बची थी। अगर वो भारी ना होती तो वो घोड़े भी उसे लेकर भाग जाते। इसके बाद जेकब धुएं के बीच से बाहर आया। उसके हाथ में सिल्वर राइफल थी, जिसके मजल से धुआं निकल रहा था। जेकब ये लाशों को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हुड के नीचे भूरी चमड़ी, लंबा चेहरा और नुकीले दांत, अर्थन किंगडम के हॉप्ट्रोल्स। जेकब ने इतिहास की किताबों में उनकी तस्वीरें देखी थीं। तो ये लोग ग्लोरिया कंट्री में इस बीस के जरिए तबाही मचाने भेजे गए थे। लगता है तीनों साम्राज्यों के बीच पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो मेरा बड़ा हाथ ह्यूज हार्वेस्ट लग गया। हॉप्ट्रोल का एक अनकॉमन हार्ट, और जाहिर है ये बीस्ट। जेकब ने लूट इकट्ठा करते हुए ताना मारा। उसने पहले एक हॉप्ट्रोल का दिल और खून इकट्ठा किया, फिर उनके लेदर बैग्स और हथियार उठाए। मेरा स्टोरेज स्पेस पूरी तरह फुल हो चुका है। मैं पेंडेंट में सिर्फ एक और हार्ड बॉक्स रख सकता हूँ। अब मुझे ये बैग्स और हथियार खुद ढोने होंगे। लगता है एजेंसी का मिशन पूरा किए बिना ही मेरा ट्रिप खत्म हो गया। जेकब बिना किसी अफसोस के मुस्कुराया। वो जानता था कि भले ही मिशन फेल हो जाए, उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल गया है, खासकर ये पिंजरे में कैद बीस्ट, जो वुल्फ किंग से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसने हॉप्ट्रोल्स को मारने की परवाह नहीं की, क्योंकि इन पहाड़ों में हादसे तो होते ही रहते हैं। उसे और बंदूकें और वो दिलचस्प ट्रैंक्विलाइजर्स मिल गए। जेकब ने सारा सामान गाड़ी के अगले हिस्से में रखा और आखिरकार वो काला कपड़ा उठाया। अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। वो एक क्रिम्सन यानी गहरा लाल बैल था, जिसके शरीर पर बाघ जैसी सफेद धारियां और विशाल सींग थे। टाइगर बुल। जेकब को तुरंत डेकर की किताब याद आ गई। टाइगर बुल बेहद खूंखार जीव होते हैं और वो रेयर बीस्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि वे मांसाहारी होते हैं और उनका शरीर लगभग लोहे जैसा मजबूत होता है। अगर उनकी खाल थोड़ी और सख्त होती तो वो रेयर बीस्ट की कैटेगरी में आ जाते। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि इन हॉप्ट्रोल्स ने रेयर रीजन से इस टाइगर बुल को कैसे पकड़ा। लगता है ये साजिश उससे कहीं ज्यादा गहरी है जितनी दिख रही है। जेकब ने अंदाजा लगाया कि ये तीनों बस प्यादे थे। अगर वे इस टाइगर बुल को लायन हार्ट सिटी में छोड़ने में कामयाब हो जाते तो भारी तबाही मच जाती। मैं भी 10% की बाधा हर्डल पार करने वाला हूँ, और मुझे इत्तेफाक से टाइगर बुल जैसे ही मांस की जरूरत थी। मैं इसे यहाँ मार नहीं सकता और ना ही इसे ऐसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि ट्रैंक्विलाइजर का असर कम हो रहा है और ये पिंजरा तोड़ सकता है, लेकिन लायन हार्ट सिटी अभी भी काफ़ी दूर है, तो उनके पास सफ़र के लिए काफ़ी ट्रैंक्विलाइजर होने चाहिए। जेकब जल्दी से आगे बढ़ा और उन बैग्स को चेक करने लगा। कुल 8 बैग्स थे और उसने उन्हें एक एक करके खोलना शुरू किया। जैसा जेकब ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 बैग्स ट्रैंक्विलाइजर शॉट से भरे हुए थे, कुल मिलाकर 120 शॉट्स। उसने हिसाब लगाया कि एक शॉट का असर 8 से 10 घंटे रहता होगा, तभी तो वे इतनी सप्लाई के साथ लायन हार्ट सिटी तक पहुंच सकते थे। 2 बैग्स सूखे मांस और पानी से भरे थे, और आखिरी 3 बैग्स शायद उन तीनों हॉप्ट्रोल्स का निजी सामान थे। जेकब को मिला सभी हथियारों के लिए कुल 143 गोलियां, 3 मर्सिनरी आईडी कार्ड्स जो अर्थन किंगडम से जुड़े थे, इसमें कोई हैरानी नहीं थी, 3 लंबे चाकू, 433 ब्रॉन्ज सिक्के, 303 सिल्वर सिक्के और 105 गोल्ड कॉइन्स। आखिर में उसे एक बंद लिफाफा मिला, जिसके पीछे खोपड़ी में धसी हुई तलवार का निशान था। दिलचस्प। जेकब ने लिफाफा खोला, लेकिन अंदर का खत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वह सिंबर से भरा हुआ था और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। एक एनक्रिप्टेड लेटर। इसके पीछे पक्का कोई बड़ी साजिश है और ये लोग अपने निशान छुपाने में माहिर हैं। ये खत शायद किसी बहुत जरूरी आदमी के लिए था और सिर्फ वही इसे पढ़ सकता था।
या फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसे अब हुआ, तो किसी के हाथ लगने पर भी यह बेकार है। जेकब ने मुस्कुराते हुए खत और लिफाफा रख लिया। भले ही उसे इस दुनिया की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे जानकारी में दिलचस्पी थी, क्योंकि पत्थर की लकीर कुछ नहीं होती और ये जानकारी कभी न कभी उसके काम आ सकती थी। इसके बाद उसने गाड़ी का कंट्रोल लिया और रास्ता बदलकर रेन टाउन की तरफ चल पड़ा। उसका प्लान था कि वो इस टाइगर बुल को किसी सुनसान इलाके में छिपा देगा, फिर जल्दी से अपने घर जाकर हार्ट एसेंस का इंजेक्शन बनाएगा और गाड़ी के पास आकर उसे एब्जॉर्ब करेगा। 10% का मार्क पार करने के बाद वह इस टाइगर बुल को काटेगा, उसका हार्ट और ब्लड लेगा और फिर उसे खा जाएगा। प्लान एकदम सही लग रहा था, लेकिन जब कुदरत खेल खेलती है तो कोई प्लान सही नहीं रहता। पहली ही रात पागलों की तरह बारिश शुरू हो गई। एक पहाड़ी ढलान पर गाड़ी लगभग पलटने ही वाली थी। अगर जेकब ने अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से उसे थाम न लिया होता, तो वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर वह बीस्ट पिंजरे से बाहर आ जाता तो क्या तबाही मचती। जेकब ने पिंजरे की जांच की थी, यहां तक कि उस पर गोली भी चलाई थी, लेकिन उस पर खरोंच तक नहीं आई। इससे वह एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वह इस पिंजरे का इस्तेमाल भविष्य में हाई क्वालिटी गन पार्ट्स बनाने के लिए कर सकता था। लेकिन वह जानता था कि अभी ये बस एक सपना है। बहरहाल उस घटना के बाद जेकब और भी सावधान हो गया और उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई। जो सफ़र उसे उस जगह तक पहुंचने में 10 दिन लगे थे, अब रेनी माउंटेन रेंजेस के बाहरी इलाके तक पहुंचने में उसे पूरा 1 महीना लग गया और रेन टाउन अभी भी आधा सफ़र दूर था। फिर भी वह इस पिंजरे वाली गाड़ी के साथ शहर में घुसने की बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था। उसने जल्दी ही एक पुरानी गुफा ढूंढ ली जिसे जंगली जानवरों ने छोड़ दिया था। साइज के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट थी। गाड़ी को ठिकाने लगाने के बाद उसने सबसे पहले उन घोड़ों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं थी, और फिर गाड़ी के पहिए तोड़ दिए। अब अगर कोई इस पिंजरे को ढूंढ भी ले तो वह इसे ले जा नहीं सकता, और यकीनन कोई इतना पागल नहीं होगा जो उस टाइगर बुल को छेड़कर अपनी मौत को दावत दे। टाइगर बुल को ट्रैंक्विलाइजर का एक बड़ा डोज देने के बाद, जो 2 दिनों के लिए काफ़ी था, उसने गुफा के मुंह को एक विशाल चट्टान से छिपा दिया और रेन टाउन की तरफ निकल पड़ा। सारे बैग्स और बंदूकें उसके कंधों पर थीं। भोर हो रही थी, इसलिए वह बिना किसी रुकावट के शहर में दाखिल हो गया। लेकिन उसने सड़कों पर एक हंगामा नोटिस किया। लोग कुछ बहुत दिलचस्प बातें कर रहे थे। एक कसाई की दुकान के सामने गपशप करते हुए एक आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि गोल्डन क्लॉ मर्सिनरी टीम कल वापस आ गई। वे एक विशाल पार्टी के साथ वुल्फ किंग के शिकार पर गए थे, लेकिन बात यह है कि वे खाली हाथ लौटे हैं। पता चला कि किसी ने वुल्फ किंग को पहले ही मार दिया था, उन्हें बस उसकी हड्डियां मिली, और एजेंसी ने बिना सबूत के उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। हाँ, ये तो पुरानी खबर है। आज सुबह ही गोल्डन क्लॉ के लीडर जॉन्टी, शार्पस्वॉर्ड और पर्पल मर्सिनरी टीम के लीडर्स के साथ टाउन लॉर्ड के महल पर धावा बोल दिया और इनाम की मांग की। उन्होंने टाउन लॉर्ड पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने एक झूठा मिशन पब्लिश किया और उनका वक्त बर्बाद किया। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने जो शिकारियों की भीड़ जमा की थी, अब वो अपना वक्त बर्बाद करने का मुआवजा मांग रही है। इसलिए उनके पास टाउन लॉर्ड से पैसे मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना इस बार वो दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन सचमुच यार, वुल्फ किंग को किसने मारा और उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया? वह पक्का कोई बी लैंग का कैरेक्टर होगा जो वहां से गुजर रहा होगा। अब पूरे शहर में इसी बारे में बातें हो रही हैं। कसाई ने अपना अंदाजा लगाया। यह सुनकर जेकब के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि उस लाश को उससे जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था। इसके विपरीत उन्हें खोपड़ी पर गोलियों के निशान मिल सकते हैं, और इस तरह की गोलियां जिसके पास थी वह और कोई नहीं बल्कि गस की पार्टी थी। तो ये मुसीबत अब उस पूरी घटना की इकलौती गवाह और सर्वाइवर जेनिफर को काटने के लिए वापस आ सकती है। उधर जब जेकोब शांति से अपने घर में हार्ट एसेंस बना रहा था, टाउन लॉर्ड की हवेली में इस वक्त काफ़ी रौनक थी। डाइनिंग हॉल में एक बड़ी आयताकार मेज़ के बाईं ओर जॉन्टी बैठा था, जिसके चेहरे पर बदसूरत और तनावपूर्ण भाव थे। उसके ठीक बगल में 2 और आदमी बैठे थे, मोटे दाढ़ी वाला हादी यानी शार्प स्वॉर्ड का लीडर, और बैंगनी बालों वाला छोटा आदमी जेट यानी पर्पल मर्सिनरी टीम का लीडर। उनके चेहरों का रंग भी उड़ा हुआ था। मेज़ के दाईं ओर टाउन लॉर्ड सियारन और उसके 2 छोटे भाई बैठे थे। वे सामने बैठे तीनों मर्सिनरीज यानी खासकर जॉन्टी को दुश्मनी और गुस्से से घूर रहे थे।
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुंह खोले, क्योंकि सबकी नज़रें मेज़ की मुख्य सीटों यानी मीन सीट्स पर टिकी थीं। वहाँ काले लबादे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चारों ओर एक विद्वान जैसा लेकिन खौफनाक माहौल था। दूसरी कुर्सी पर एक नौजवान बैठा था, जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। और इन दोनों के ठीक बीच में कोई और नहीं बल्कि जेनिफर बैठी थी। अब वो ठीक हो चुकी थी और उसका पुराना रूखा आकर्षण वापस आ गया था, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में एक डर छिपा था जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े आदमी ने जॉन्टी और बाकी दोनों को भावहीन नजरों से देखते हुए कहा, तो तुम रेन टाउन के मशहूर सी रैंक मर्सिनरी हो। मैंने सुना है कि तुम्हें हाउस तारन ने पाला पोसा था, फिर तुम अपनी मर्जी चलाने के लिए बागी हो गए। जॉन्टी का चेहरा थोड़ा बदल गया। सी रैंक मर्सिनरी होने के बावजूद उसे अपनी रीढ़ में एक अचानक सिहरन यानी चिल महसूस हुई। वो इस बूढ़े आदमी से दहशत महसूस कर रहा था और अपने अहंकारी रवैये से उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सर नाइट, बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन ना करें। मैंने छोड़ा क्योंकि हमारे विचार अलग थे, लेकिन मैं टाउन लॉर्ड की दया का हमेशा आभारी रहूंगा और जब भी हाउस तारन पर मुसीबत आएगी मैं उसका कर्जा चुकाऊंगा। तभी सियारन से मिलता जुलता एक नौजवान बीच में बोल पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? क्या तुमने हमें धोखा इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हें एक नया मालिक मिल गया था और ज्यादा सिक्के ऑफर किए गए थे? चटाक। एक जोरदार तमाचे की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। यह तमाचा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सियारन ने मारा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। यौन बस करो, जब सर नाइट बात कर रहे हो तो बदतमीजी मत करो। फिर उसने जल्दी से बूढ़े आदमी की तरफ देखा और माफी मांगी। कृपया इसे माफ कर दीजिए सर नाइट, ये अभी बच्चा है और इसे तमीज सीखना बाकी है। ह्यूमन किंगडम में नाइट ऑर्डर सबसे ऊपर था, सिर्फ शाही परिवार से नीचे। यहां तक कि रईस भी उनसे नाराज होने से डरते थे, क्योंकि ये नाइट्स साम्राज्य की रक्षक सेना थे और इनसे लड़ना बेहद खौफनाक होता था। हर नोबल घराने में नाइट्स को रक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन हर कोई जानता था कि वे रक्षक से ज्यादा निगरानी करने वाले कुत्ते थे जो सीधे ऊपर रिपोर्ट करते थे। यहां तक कि मर्सिनरीज भी उनसे डरते थे, इसलिए नहीं क्योंकि वे शाही थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनकी रैंक में भयानक ताकतवर लोग थे। ह्यूमन किंगडम का सबसे ताकतवर इंसान कोई बी रैंक मर्सिनरी नहीं बल्कि नाइट ऑर्डर का मार्शल था। यही वजह थी कि मर्सिनरीज नोबल्स के मामलों में टांग नहीं अड़ाते थे, खासकर अगर मामला किसी नाइट से जुड़ा हो। हालांकि ये बूढ़ा आदमी सिर्फ एक 8वीं रैंक का जूनियर नाइट था, फिर भी वो डरावना था। वो किसी को भी बिना एक्सप्लेनेशन दिए मार सकता था और उसकी ताकत सी रैंक मर्सिनरीज के बीच के लेवल की थी। इसीलिए हॉल में मौजूद हर कोई इतना तनाव में था, क्योंकि ये नाइट गस की मौत की जांच के लिए आया था, ना कि बैरन, जो कि उनके स्वभाव के खिलाफ था, क्योंकि जब तक उन पर असर न पड़े वे निजी मामलों में नहीं पड़ते थे। जब जॉन्टी, हादी और जेट ने महल पर धावा बोला था तो उन्हें इस बूढ़े नाइट की मौजूदगी का पता नहीं था, वरना वे इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत कभी नहीं करते। और अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा नाइट कुछ नहीं बोला, बस उसकी नज़रें तीनों मर्सिनरीज पर टिकी थीं, जिनमें साफ तिरस्कार यानी कंटेम्प्ट था। नाइट ऑर्डर और ह्यूमन मर्सिनरीज के बीच में बहुत दुश्मनी थी। उनकी नज़र में होनहार युवाओं को साम्राज्य की सेवा करनी चाहिए, ना कि जंगल में दूसरों के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवानी चाहिए। लेकिन वे एजेंसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए अपना गुस्सा इन मर्सिनरीज पर निकालते थे। जॉन्टी और बाकी दोनों बूढ़े नाइट की तीखी नज़रों के सामने पसीना पसीना हो रहे थे। उन्हें लगा जैसे वो पतली बर्फ पर चल रहे हों। जॉन्टी ने आखिरकार कहा, सर नाइट, हम जानते हैं कि आज हमने गुस्ताखी की है और हम मुआवजा देने को तैयार हैं। हम कसम खाते हैं कि भविष्य में कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। उसने सियारन की तरफ देखा और सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ मेरा जाना अचानक था, लेकिन मेरे अपने कारण थे, पर मैं सच कह रहा हूँ कि अगर हाउस टायरन को कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं मदद करूँगा। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। हादी और जेट ने भी जॉन्टी के बाद सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखों में नाखुशी साफ दिख रही थी। वे दो मासूम दर्शकों की तरह थे जिन्हें इस चालाक लोमड़ी जॉन्टी ने इसमें घसीट लिया था। जॉन्टी ने कहा था कि उन्हें अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस टाउन लॉर्ड पर दबाव बनाना है, लेकिन अब उन्हें बिना कुछ किए ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही थी। और यह फैसला भी जॉन्टी ने ही ले लिया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि भविष्य में कभी इस कमीने के साथ काम नहीं करेंगे। अचानक बूढ़े नाइट के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उसमें एक बर्फीली ठंडक थी। उसने बोलना शुरू किया। बूढ़े नाइट ऑस्टिन के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। चूंकि तुम एक ईमानदार आदमी लग रहे हो, मैं ग्लोरिया कंट्री के अधिकार क्षेत्र में एक रईस घराने में घुसने के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जॉन्टी और बाकी दोनों ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली।
लेकिन नाइट ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी। इस बार उनकी आवाज में बर्फीली ठंडक थी। लेकिन तुम तीनों को ग्लोरियस सिटी को 5 साल तक हर साल 1000 गोल्ड कॉइन्स का हर्जाना देना होगा। अगर तुम 1 साल भी चूके तो मैं इस घटना की रिपोर्ट सीधे ऊपर यानी कि हायर अप्स कर दूंगा। क्या? वे तीनों सन्न रह गए और पैनिक हो गए। 1000 गोल्ड कॉइन्स उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, खासकर हादी और जेट के लिए, जो सिर्फ डी रैंक मर्सनरीज थे। इतनी दौलत इकट्ठा करने में उनकी जान भी जा सकती थी। क्या तुम नाखुश हो? तो फिर नाइट ऑर्डर ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है? बूढ़े आदमी के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। जॉन्टी को लगा कि उसकी बदकिस्मती का दौर चल रहा है। पहले वुल्फ किंग मरा हुआ मिला और कोई पेमेंट नहीं मिली। अब वो यहाँ टाउन लॉर्ड को लूटने आया था, लेकिन उल्टा उसे ही लूटा जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। वो जानता था कि अगर नाइट ऑर्डर ने कदम उठाया तो कोई उसे नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि उसका आका भी नहीं। नाइट ऑर्डर मर्सनरीज के मामले में बहुत निर्दयी माना जाता है, इसलिए वह अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहता था, और ना ही वह उन्हें ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि नाइट बनना मर्सनरी होने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कम से कम उसके पास आज़ादी तो थी। उसने दांत पीसते हुए सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम समय पे भुगतान कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हादी और जेट ने फिर से मन ही मन जॉन्टी को कोसा कि उसने उनके लिए फैसला ले लिया, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने चुपचाप सहमति दे दी। बूढ़े नाइट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपनी जुबान से मुकर जाते हैं। उसने सख्त चेतावनी देकर उन्हें भगा दिया। सियारन, इयॉन और तीसरा भाई नाइट ऑर्डर के रुतबे की तारीफ के बिना नहीं रह सके। उन्हें भी काफी सुकून मिला जब उन्होंने देखा कि जिस घमंडी जॉन्टी ने सालों तक उनकी नाक में दम कर रखा था, उसका कुछ ही वाक्यों में इलाज कर दिया गया। अब हॉल में सिर्फ 3 टैरन भाई, बूढ़ा नाइट, वो नौजवान और जेनिफर बचे थे। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया जब बूढ़े आदमी ने जेनिफर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। लिटिल मिस, मुझे देखकर तुम खुश नहीं लग रही हो। जेनिफर के चेहरे के भाव बहुत थोड़े से बदले। वो जानती थी कि यह बूढ़ा नाइट ऑर्डर का कुत्ता है और वो उसके पिता की हर हरकत पर नजर रखता है। और वो नौजवान, वो इस बूढ़े का शिष्य था, यानी कि डिसाइपल, और वह उसका दावेदार भी था। उसे भी उनकी मौजूदगी में असहज महसूस हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वह डरी हुई नहीं दिख सकती, वरना उन्हें शक हो जाएगा। वो जानती थी कि ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत जल्दी हो गया। फिर भी वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो मुस्कुराई और बोली, ग्रैंडपा ऑस्टिन, मजाक मत कीजिए। आपको और काई को देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। काई, जो अब तक चुप था, बोला, जेनिफर, जब मैंने सुना कि तुम उस जानवर के हाथों लगभग मारी जाने वाली थीं, तो मैंने टीचर यानी ऑस्टिन से भीख मांगी कि वह यहाँ आए और तुम्हें सुरक्षित वापस ले जाएं। तो इस लॉन्डे ने इस बूढ़े को यहाँ भेजा। जेनिफर मन ही मन झुंझला गई। वो जानती थी कि ऑस्टिन काई को बहुत चाहता है और उसे बेटे की तरह मानता है, क्योंकि काई का कोई परिवार नहीं था। काई बचपन से ही जेनिफर पर फिदा था और ऑस्टिन ने यह सुनिश्चित किया था कि वो भविष्य में जेनिफर को पा सके। लेकिन जेनिफर ने कभी काई को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो बहुत अजीब था। जब वो उसे देखता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो उसे नंगा देख रही हो। इसीलिए वो बैरन का पद विरासत में लेना चाहती थी, ताकि अपनी शादी के फैसले खुद कर सके, वरना वो अपने पिता के लिए ऑस्टिन को खुश करने का एक जरिया बन जाती। ऑस्टिन हंसा। ये लड़का तुम्हारी बहुत परवाह करता है। जब उसने सुना कि तुम सुरक्षित हो तो वो खुशी से रोने ही वाला था। काई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुकाया और बुदबुदाया, मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित था। हालांकि जेनिफर ने काई का नाटक नहीं खरीदा और उसने भी खुश होने का नाटक किया। सच में? थैंक यू काई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। इस वक्त ऑस्टिन ने सियारिन की तरफ भावहीन नजरों से देखा और कहा, क्या तुम्हें यंग लॉर्ड का पता चला? और वुल्फ किंग को किसने मारा? सियारिन पसीने से तरबतर हो गया और जल्दी से बोला, माय लॉर्ड, एजेंसी के मुताबिक डार्क वुल्फ रिच पर कुछ ताज़ा इंसानी हड्डियां मिली हैं और वुल्फ किंग की भी। हमें लगता है कि वह बोलते बोलते रुक गया और जेनिफर की तरफ देखा। उसकी आंखें नम होने लगी थी। ऑस्टिन समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है और उसने सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन इस वुल्फ किंग का दिखना अजीब है। मैं कल एजेंसी लीडर से मिलूंगा। तुमने अपना काम अच्छा किया, अब मैं ये केस खुद संभालूंगा। सियारन को लगा जैसे उसे मौत की सजा से माफ़ी मिल गई हो। उसे डर था कि गस की मौत के बहाने उसके परिवार का कत्लेआम कर दिया जाएगा,
लेकिन लगता है उसने वो मुसीबत टाल दी। दूसरी तरफ ये सुनकर जेनिफर का दिल बैठ गया। ये बहुत बुरा हुआ। अब आगे अगले एपिसोड में। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।